वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, हम लोगों ने जो बात की थी इससे पहले वो ये था कि अगर कहीं भी किसी भी तरह का कोई ऑफेंस होता है, चाहे वो क्रिमिनल नेचर का हो, चाहे वो आपका सिविल नेचर का हो, इसकी सुनवाई होती है। इसको बोलते हैं जुडिशियल प्रोसीड। क्या बोलते हैं? जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब होता है जहां पे कोर्ट ऑफ लॉ जो होता है वहां आपके चीजों पे सुनवाई होती है, और उनका काम यह रहता है तय करना कि आपने ऐसा किया है या नहीं किया है। जब आपके ऊपर कोई भी इल्जाम लगते हैं उसको बोलते हैं चार्ज लगाया जाना, लेकिन वो वास्तव में सही है या झूठ है। दूसरा, जिस लेवल से लगाया गया है क्या उसी लेवल का उसमें जो है वो बेसिकली जो है वो ग्रेविटी है या उतना इंटेंसिटी नहीं है। इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए हमें जरूरत पड़ी एविडेंस की, और हमारा सिविल लॉ हो या क्रिमिनल लॉ हो, साफ तौर पे लिखा गया बिना सबूतों के किसी को सजा नहीं मिलेगी। किसी चीज को डिटरमाइन करने के लिए जब तक प्रॉपर एविडेंस नहीं होंगे तब तक वो वैलिड नहीं होगा। इसी को लेकर के हमारे देश में पहले जो कानून था उसका नाम था इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि जो है वो जुलाई 2024 से जो है वो नया एक्ट उसकी जगह पे आ गया। और इसी इंडियन एविडेंस एक्ट जो पहले जाना जाता था उसी को क्या बोला गया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। साक्ष्य हिंदी वर्ड है, सबूत का हिंदी क्या होता है? साक्ष्य, सबूत, इंग्लिश में एविडेंस। तो यही जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इफेक्ट में आया जुलाई 2024 से। अब हमें इसी में जानना रहेगा कि कौन कौन से ऐसे सबूत होते हैं। कुछ सबूत ओरली लोग आकर के कोर्ट में कहते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है, कुछ ओरिजिनल होता है, कुछ फोटोकॉपी के फॉर्म में होता है। इन चीजों के लिए सबसे पहले कहा गया कि सबूत की जो जरूरत होगी वो तो तब ना जब कोई ना कोई जो है वो फैक्ट होगा हमारे सामने। ध्यान से सुनिएगा। तो कहा गया कि अगर कोई इशू क्रिएट होता है तो उससे रिलेटेड जो जो फैक्ट होंगे उससे सारे चीज जुड़े हुए होंगे। जैसे इशू का मतलब, पूरे बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर जो है वो समझ में तो सब आएगा क्योंकि कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन कनेक्टिविटी आपकी मिसिंग रहेगी। तो इन बातों को अगले 5 मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहा गया कि अगर कहीं भी कोई भी इशू क्रिएट होता है तो जैसे कहीं पे कोई मरा हुआ मिला, कहीं पे घर का ताला टूटा हुआ था, कहीं पे कोई चीज जो है वो उखड़ा पड़ा हुआ था, कहीं पे कोई जो है लहूलुहान पड़ा हुआ है, बेहोश है, ये सब हमारे जो है वो इश्यूज है। कह रहे हैं कि अब इसमें जो है ये एक फैक्ट है। ये क्या है? एक फैक्ट है। क्या एक फैक्ट है? तो वो गिरा पड़ा है, वहां पे ताला टूटा हुआ है, यहां पे जो है वो सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। ये फैक्ट हुआ, बात हुई। अब कहा इसमें क्या क्या इशू होंगे? तो ये जो है, क्या इसे किसी ने गोली से मारा, इसे कब मारा, इसे क्यों मारा, ये सब हुआ फैक्ट इन इशू। क्या हो गया? फैक्ट इन इशू। इसमें जो है वो क्या क्या इशू हमारे क्या है? इन्वॉल्व है। तो ये क्या हो गया? फैक्ट इन इशू। उसके बाद है रेलिवेंट फैक्ट। कहा कि उसे जो है वो मारा गया और उसे गोली से मारा गया, ये हुआ फैक्ट इन इशू। एकदम नजदीक की बात। उसे जिस गोली से मारा गया, बंदूक से मारा गया, वो किसने लाया? क्या वो लाइसेंस वाला था? तो लाइसेंस वाला था तो किसका था, किससे लिया गया है? अगर नहीं तो वो किससे लाया गया है, उसके लिए पैसे किसने दिए थे? ये सब रेलिवेंट फैक्ट हुआ। क्या हो गया? रेलिवेंट फैक्ट। कहा गया कि जितने ज्यादा हो सके एविडेंस को हम कलेक्ट करेंगे ताकि और बेस्ट पॉसिबल एविडेंस को कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बेस्ट पॉसिबल एविडेंस यानी जितने हो सके उतने ज्यादा एविडेंस जमा करेंगे ताकि किसी भी गलत आदमी को किसी भी तरीके से कोई पनिशमेंट ना मिले। तो मैक्सिमम एविडेंस कलेक्ट करेंगे और जो बेस्ट पॉसिबल एविडेंस होगा उसे क्या करेंगे? पेश करेंगे। लेकिन हर एविडेंस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है एक प्रोबेटिव वैल्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोबेटिव वैल्यू होना चाहिए। प्रोबेटिव वैल्यू का मतलब होता है एक वैसा चीज जो मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस को तय करे। जैसे अगर मान लीजिए मैं कहूं कि किसी कोर्स को करने के लिए मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्ट आपका जो है वो इंटेलिजेंसी होना चाहिए। हर कोर्स के लिए है, सीएस के लिए भी है, सीए के लिए, सीएमए के लिए है, आईआईटी के लिए है, नीट के लिए, सबके लिए है।
लेकिन सब में एक जैसा इंटेलिजेंसी लेवल की जरूरत नहीं है। इसमें अलग इंटेलिजेंसी लेवल की जरूरत है, आईआईटी में अलग है, यूपीएससी के लिए अलग है। तो कहा कि इसमें एविडेंस के लिए जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो क्या है, कुछ ना कुछ जो है वो सर्टेन लेवल ऑफ जो है वो डिग्री होना चाहिए, तभी हम उसको क्या मानेंगे, एविडेंस, और उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। अब इसी में आता है कि ये एविडेंस कोई बंदा जो कह रहा है वो खुद से कह रहा है, किसी डॉक्यूमेंट के जरिए कह रहा है, फोटोकॉपी के जरिए कह रहा है, मकान का नक्शा भी एक क्या हो सकता है, एविडेंस हो सकता है, मैप एक एविडेंस हो सकता है, डिपेंड करता है मामला क्या है। किसी के प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट है कि ये प्रॉपर्टी किसका है, तो उसमें इसके अगल बगल क्या है, ये मैप है, वो एविडेंस का क्या करेगा, वो एविडेंस के रूप में जो है वो काम करेगा। कुछ ऐसे भी एविडेंस होते हैं जो एविडेंस उस सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे होता है। कोई बंदा जो है वो खड़ा है या वहां से जा रहा है, या कोई बंदा बहुत तेजी से कहीं से भाग के जा रहा है किसी गली से, और तेजी से भाग के जा रहा है, बाद में देखा गया कि अरे उस गली में तो लाश है। अब ये तो अलग तरह का बात है। हो सकता है कि वो डर के भाग रहा हो सकता है उसी ने खून किया हो। तो दोनों तरह का चीज हो सकता है कि कोई कहीं पे गया है, लाश देखा और देखा चाकू लगा हुआ है, वो जो है वहां गया, अंधेरा था, गिर गया, उसके शरीर में खून लग गया, अब वो डर के भागा, अब वो वहां से भागा, शरीर में खून लगा हुआ है, लोग देखेंगे तो लगेगा शायद इसी ने किया, हो सकता है उसी ने खून किया हो। तो ऐसे भी कुछ चीज होते हैं जो सर्कमस्टांस में क्रिएट हो जाता है, उस सिचुएशन में ऐसा देख करके लगा कि शायद इसने ऐसा किया होगा। इस तरह के भी एविडेंस होते हैं। और कुछ चीज सीसीटीवी कैमरा है, इलेक्ट्रॉनिक है, मैंने देखा था, क्या देखा था कि वो जो है उसे बोल रहा था, अच्छा और तू जो है वो उस पर बुरी नजर रखेगा, ये ले, और तू बोला था ना वो तेरी भाभी है, ये ले। अब जो भी है इसका मतलब देखिए, ये सब हम पढ़ेंगे। उस एविडेंस के होते समय वो क्या बोल रहा है, वहां पे जो लोग खड़े हैं वो भी एविडेंस हो सकता है, क्योंकि उस कंडक्ट के होते वक्त या होने से पहले या होने के बाद क्या चीज हो रहा था वो उसने सुना था। तो ऐसे बहुत सारे चीज एविडेंस में हो सकते हैं। वही हमें देखना है कौन कौन सा चीज किस तरह से एविडेंस में होगा। लेकिन एविडेंस आपका जो होगा वो इन तीन चीजों से जुड़ा हुआ ही होगा। किसी का इंटेंशन क्या है, किसी ने क्या तैयारी की है, और जब वो कंडक्ट कर रहा था उससे जुड़ा हुआ चीज एविडेंस का क्या होता है, पार्ट होता है। इन बातों को ही हमें देखना है। इसका बहुत बड़ा जुरिडिक्शन नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि फिर मैं बोलूं ये आपका कोड चीज नहीं है। ये जो है वो एलएलबी वाले के लिए कोर चीज है। आपके लिए ये क्या होता है, आपके लिए जो है इसमें इसीलिए क्योंकि आप भी जब कोई लिटिगेशन में जाएंगे एनसीएलटी में, तो वहां पे भी तो कोई ना कोई एविडेंस देंगे ही किसी तरह के फ्रेम होने पे। तो बस इसीलिए जानना है कि एविडेंस क्या चीज होता है। शुरू करें जानना। चलिए, अब इसमें जो है वो सबसे पहले हमने कहा था कि एविडेंस की जरूरत किस चीज में होती है, जुडिशियल प्रोसीडिंग में, चाहे वो सिविल मामले हो चाहे क्या हो, क्रिमिनल मामले हो। जब भी ट्रायल होता है, कोर्ट में सुनवाई होती है, तो एविडेंस के बेसिस पे ही सुनवाई होती है। आपके सिर्फ ये सोचने पे कि नहीं इस चीज को मैंने नहीं किया या उसने किया, उससे नहीं होगा। जो उसमें क्या रहेगा, एविडेंस रहेगा, उसके बेसिस पे होगा। अब इसी में जो हमने जुडिशियल प्रोसीडिंग बोला, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी कोर्ट में कोई भी जो है वो लीगल प्रोसीडिंग चल रहा है और जिसमें एविडेंस जो है और में लीगली टेकन ऑन ओथ, जिसमें एविडेंस के बिना पे कार्रवाई हो रही है, एविडेंस के साथ कार्रवाई हो रही है, ऐसे सारे प्रोसीडिंग को हम क्या बोलते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग बोलते हैं। मेरा जमीन किसी ने छीन लिया, कोर्ट में सुनवाई हो रही है, दिस इज जुडिशियल प्रोसीडिंग। उसने जो है वो सामने वाले को चाकू मार दिया या उसने उस पर ईंट फेंका था, सर फूट गया, कार्रवाई चल रही, दिस इज कॉल्ड व्हाट, जुडिशियल प्रोसीडिंग। क्योंकि उसमें अब सबूत रखे जाएंगे, ट्रायल होगा, सबके बातों को सुना जाएगा। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जुडिशियल। कानूनी प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जुडिशियल प्रोसीडिंग बोलते हैं। एविडेंस कहा गया कि एविडेंस वो चीज है जिसके बेसिस पे जो है वो डिटरमाइन होगा राइट, ऑब्लिगेशन, और किसने ये किया है या नहीं किया है। किसी चीज के होने नहीं होने, इन चीजों का जो है वो तय कौन करता है, एविडेंस के बेसिस पे ही होता है कि ये चीज इसने खून किया है नहीं किया है, एविडेंस चाहिए रहेगा। ये एविडेंस आपके क्या हो सकते हैं, ओरल हो सकते हैं जिसको पर्सनल भी बोलते हैं, या क्या हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री। करेंगे डिटेल में बात, ओरल किस किस को कहेंगे, डॉक्यूमेंट्री किस किस को कहेंगे। ओरल एविडेंस के बारे में जब हम बात बोलते हैं तो कोई भी स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट कोर्ट ऑफ लॉ में
किसी ने जो है वो कहा है, वो बेसिकली क्या कहलाता है? ओरल एविडेंस। खुद से आकर के कहा उस पर्सन ने, तो ये क्या कहलाया? ओरल। खुद नहीं आया, डॉक्यूमेंट आया, लेकिन आज के डेट में यहां पे डेफिनेशन में चेंज आया है। ये डॉक्यूमेंट पहले फिजिकल हुआ करता था, आज के डेट में बस इसमें यही चेंज किया गया है, चाहे वो फिजिकल मोड में हो, चाहे क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो। आज के डेट में अगर मेल के जरिए हमें कोई अटैचमेंट भेजा गया था पीडीएफ का, क्यों? इंश्योरेंस हमने लिया था, कोई फिजिकल कार्रवाई नहीं हुई, सारा ऑनलाइन हुआ है, लेकिन फिजिकली हमें पीडीएफ भेजा गया है, ये भी क्या माना जाएगा? एविडेंस। कल के डेट में अगर वो मेडिकल कंपनी या टर्म इंश्योरेंस वाली कंपनी या जिस भी तरह का इंश्योरेंस था, कार, जीप, इंसान, थर्ड पार्टी, कल को उस चीज को फुलफिल अगर नहीं करते हैं तो हम उस चीज को एविडेंस के रूप में दिखला सकते हैं कि देखिए यहां पे क्या किया हुआ है, यहां पे जो है वो लिखा हुआ है कि ये चीज मुझे क्या किया जाएगा? प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन मेयर प्रीपोनेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, समथिंग इज मोर लाइकली। लेकिन दो चीजें हैं, एविडेंस आपका जो है वो बेसिकली दो केस में यूज होता है। एक आपका जो है वो सिविल मामलों में, और एक कौन सा मामला है? क्रिमिनल। दोनों ही मामलों में यूज होता है। फिर कह रहा हूं, मैंने मौका दिया था, जिनको नहीं मन लगे, नहीं करना रहे, जा सकते हैं, अभी भी एक मौका है। नहीं तो बहुत ध्यान से चीजों को सुनिएगा, सिर्फ ध्यान पढ़ाई पे रहिए, अगर है तो बहुत ध्यान से चीजों को सुनिएगा, नहीं तो फिर आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपके लिए वो यूजफुल भी नहीं रहेगा। इससे अच्छा बाहर जो है वो जी सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा चीजों को। कह रहे हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं किसका? सिविल का या किसका? क्रिमिनल। इन दोनों मामलों में हमें क्या चाहिए? इन दोनों मामलों में हमें जो है वो एविडेंस की क्या है? जरूरत है, हमें एविडेंस चाहिए। लेकिन दोनों में एविडेंस को एक्सेप्ट करते वक्त जो है वो अलग अलग इंटेंसिटी का केयर रखा गया है। आप मुझे बताइए, किस मामले में आपको लगता है कि एविडेंस को ज्यादा बारीकी से नापा तौला जाना चाहिए? सिविल में या क्रिमिनल में? क्रिमिनल में। ऐसा इसीलिए क्योंकि क्रिमिनल मैटर का मतलब डेथ पेनल्टी हो सकती है क्रिमिनल मामले में। सिविल में तो किसी के ऊपर क्या लगेगा? फाइन, पेनल्टी, यही ना होगा? जमीन जायदाद, धोखाधड़ी, यही सब का मामला होगा। ऐसे ही जो है वो बताया भी गया इसमें एविडेंस को लेकर के, और कहा गया है कि मेयर प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि किसी चीज के समथिंग इज मोर लाइकली टू बी ट्रूथ देन नॉट। कहा गया कि अगर इतना भी है कि लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है, वर्ड ध्यान से समझिएगा, फिर कह रहा हूं, नहीं तो लिख नहीं पाइएगा 3 मार्क्स वाले में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या है? सच्चाई है। अगर इतना भी अगर वो एविडेंस बतला रहा है उस चीज से रिलेटेड, सिविल मैटर से रिलेटेड, तो हम उसको एविडेंस में ले लेंगे। जिससे क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें क्या है? बस कहा गया कि ऐसे नहीं। अगर ये कौन सा मामला है? अगर क्रिमिनल है तो देखिए कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा आइडियोलॉजी लगेगा? बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। इसमें तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए जो बात कहा जा रहा है। यानी अगर कोई कह रहा है कि मैंने इसे खून करते हुए देखा है, पक्का है? कहीं कोई गड़बड़ी नहीं? चश्मा उस्मा तो नहीं पहनते हैं? नहीं पहनते हैं, या पहनते हैं? हाँ पहनते। उस समय पहना हुआ था? नहीं पहना हुआ था, तो ठीक से शायद पहचानने में दिक्कत नहीं। आंख में नजदीक का प्रॉब्लम है, दूर का प्रॉब्लम है? कितने दूरी पे थे? तो जो है वो 50 मीटर पे थे। 50 मीटर बिना चश्मा के देख लेते? नहीं, ठीक से नहीं देख पाते। इसका मतलब रीजनेबल डाउट हो रहा है। तो ये बेसिकली कहा गया बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। कहीं आपको कलर ब्लाइंडनेस का तो प्रॉब्लम नहीं, वो किस कलर का पहना हुआ था? रेड कलर का। रेड पहचान लेते हैं, दूर से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, अंधेरा भी थोड़ा था, ठीक से दिखा नहीं, तभी तो क्रिमिनल मैटर में जल्दी सजा नहीं मिलती है। देखते होंगे 20-20 साल केस चलता है, बहुत सारे मामले हैं, बाद में छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कहा गया एविडेंस कौन सा एक्सेप्ट किया जाएगा? बियॉन्ड व्हाट? ऑल रीजनेबल भी नहीं, बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। कोई भी अगर थोड़ा सा भी शक हो सकता है तो हम उसको एविडेंस में पक्का से बताओ, हाँ देखा था, हाँ देखा था, यही आदमी है, हाँ कैसे समझे? ये आदमी वही है, देखा था, मैं इसका फोटो बनवा सकता हूं, हाँ ठीक बोल रहा है। मतलब इस लेवल तक जब आया कि हाँ मैं बिल्कुल उसको क्या कर गया। तो कभी कभी देखिएगा एक झटके में किसी को देखिएगा, दूसरी बार देखिएगा नहीं पहचान पाइएगा, अगर सिर्फ ड्रेस अपना क्या कर ले, चेंज कर ले। मेरे साथ पिक्चर मेमोरी होता है। पिक्चर मेमोरी का मतलब है मेरा पिक्चर मेमोरी थोड़ा वीक है। वीक का मतलब क्यों? क्योंकि मैं ध्यान ही नहीं देता। कि होता है ना कि किस चीज को आप याद रखना चाहते हैं, तो मैं ज्यादातर इन चीजों को याद रखना चाहता हूं, इसीलिए कितने बार होता है कोई मुझे विश कर रहा था, मैं भी कर लेता हूं। अब बाद में लगता है कि ये तो रिश्ते में मेरा जो है वो
मतलब बहुत छोटा लगा, मुझे तो बोलना चाहिए खुश रहो, तो मैंने भी ऐसे कर लिया, अब नहीं ध्यान रहा। तो बहुत बार ऐसा, और शिकायत भी होती है। मिले थे वहां पे, लगा जैसे पहचानते नहीं, पहचानने में क्या, बड़े अच्छे से उन्होंने बोला नमस्कार नमस्कार, लेकिन फिर मैंने आगे नहीं पूछा क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि अब ये कौन है। तो ऐसे में बाद में कि अरे ये तो अपने आप को बहुत बड़े आदमी समझते हैं, उनको क्या पता कि हम कितने गरीब आदमी हैं, 12 रुपए से अकाउंट चल रहा होता है। लेकिन यही चीज कहा गया कि यही रीजनेबल डाउट। तो ऐसे केस में अगर मैं कहीं जाऊंगा और मैं अगर बोलूंगा और मुझसे जब पूछेंगे कि आप आदमी को एक बार देखते तो एकदम याद रह जाता है, मैं बोलूंगा नहीं, कभी कभी मेरे साथ होता है, मुझे ध्यान नहीं रहता है, हटाओ हटाओ इसको। मतलब इसको एविडेंस के रूप में, इसका एविडेंस हम दें, मतलब इसके बेसिस पे हम सामने वाले को सजा नहीं दे सकते, क्योंकि सजा मौत का देना है कि ये व्यक्ति वहां था या नहीं था। तो देखिए उसमें कहा गया कि बस कुछ ना कुछ क्या है, सच्चाई है, इस पे किसमें ले लेंगे, और बियॉन्ड ऑल तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए, ये ग्राउंड रहेगा। अब देखिए हमने जो बात की फैक्ट की, तो फैक्ट का मतलब हुआ, जो हमने बात की कि एक हुआ फिजिकल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट का मतलब हुआ कुछ चीज होना, जो आपका आंख, नाक, कान, जीभ, मुंह, त्वचा, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, जिसको ज्ञान इंद्रिय बोलते हैं, सेंसेस बोलते हैं, इसके मदद से जो चीज आप देखते सुनते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल फैक्ट। क्या बोलते हैं? फिजिकल फैक्ट। जैसे आपने देखा एक आदमी जो है वो यहां खून से लथपथ गिरा हुआ है, ऐसे ही बोलो, कोई गिरा हुआ नहीं है, डर के नहीं भागना है, भागिएगा तो भी मैंने मौका दिया था, अब बंद करके पढ़ाऊंगा। तो जो है वो एक आदमी क्या है, गिरा हुआ है, ये हुआ फिजिकल फैक्ट। क्यों? किसने देखा? आंखों ने। आंख क्या है हमारा? सेंस में से एक है। आपने जो है वो सुना, और क्या सुना कि जो है वो बात हो रही है, और बात क्या हो रही है? प्रियांशी कह रही है निकलेंगे ना सर, मेट्रो पे पहुंचने वाले होंगे, वो ईंटा मारूंगी ना सर पे कि अगली क्लास जो है वो होगी ही नहीं। अब ये जो है वो खुशी ने जो है वो अपने कानों से सुना। क्या किया? कानों से सुना। तो ये भी क्या हो गया? फैक्ट। क्या फैक्ट? फैक्ट हुआ ये कि प्रियांशी ने बोला सर को ईंट से क्या करूंगी? सर को ईंट से सर पे मारूंगी। ये क्या हो गया? कौन सा फैक्ट? फिजिकल फैक्ट। अरे जब मैं वहां गया तो वहां पे बहुत खराब बदबू आ रही थी, लग रहा था किसी को मार के रखा हुआ है। नाक ने क्या किया? महसूस किया। ये भी क्या हो गया? फिजिकल फैक्ट हो गया। जैसे ही मैंने टच किया, वो बहुत गर्म जो है वो सामान था, बंदूक जैसा चीज था, तुरंत गोली चली थी, तो वो क्या था? हिट होता है, गर्म था। ये क्या हुआ? ये सारे चीज जो है वो कहलाए कौन सा फैक्ट? फिजिकल फैक्ट। अब देखिए क्या है फिजिकल फैक्ट। वो आंख, नाक, कान, जीभ, मुंह, त्वचा, कोई चीज आपने देखा खट्टा था, जीभ ने बताया, कड़वा था, मीठा था, तो इन सेंसेस से जो चीज हमें पता चले वो कौन सा फैक्ट हुआ? फिजिकल फैक्ट हुआ। लेकिन एक होता है आपका साइकोलॉजिकल फैक्ट, यानी कि ये फैक्ट जो है वो मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। एक कॉन्शियस पर्सन अपने सेंस से जिस चीज को जो है वो सुनता है, उस चीज को उन्होंने अभी व्यक्त नहीं किया है, सिर्फ माइंड में है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया साइकोलॉजिकल। जैसे मैं बता रहा हूं, मान लीजिए कि मैंने अभी बस देखा, घुड़सवार क्लास में देखा, और मैं सोच रहा हूं अच्छा इतने ही होनहार आए हैं, ये क्या है? साइकोलॉजिकल फैक्ट। अब सुनिए, मैंने बोला अच्छा इतने ही होनहार आए हैं, अब ये किस में बदल गया? क्योंकि आपने कान से सुन लिया, ये तो ये क्या हो गया? लेकिन मैंने मन में जो सोचा ये आप तक अभी नहीं पहुंचा है, इसीलिए क्या हुआ? साइकोलॉजिकल फैक्ट हुआ। अब ये इसीलिए हम बोले क्योंकि आगे हम बात करेंगे फैक्ट इन इशू कि कैसे ये जाना, ये फिजिकल फैक्ट था या क्या था? साइकोलॉजिकल फैक्ट था। फैक्ट इन इशू, किसी भी चीज में वैसा चीज जो सबसे नजदीक का चीज हो उसको बोलते हैं फैक्ट इन इशू। सबसे नजदीक का एविडेंस, उसको क्या बोलते हैं? फैक्ट इन इशू। किसी भी इशू में जो सबसे नजदीक का चीज हो, जिससे यह तय हो कि ऐसा हुआ, किसी चीज का होना, नहीं होना, राइट, लायबिलिटी, जिन बातों से तय हो, उन चीजों को बोलते हैं फैक्ट इन इशू। जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं कि एक फैक्ट, मेरे आंखों ने देखा कि कोई इंसान मरा हुआ है,
ये हुआ फैक्ट। कौन सा फैक्ट? फिजिकल फैक्ट। अब इसमें सबसे नजदीक का चीज क्या हुआ? इसे तो गोली मारा गया है, क्योंकि वहां पे गोली के लगे हुए हैं। ये जो है वो इतने उम्र का है जो उसमें यह है, मतलब उसके मरने से सबसे नजदीक का चीज जो है वो क्या है? वो हुआ फैक्ट इन इशू। क्या हुआ? वो फैक्ट इन इशू। और जो फैक्ट इन इशू तक पहुंचने में मदद करे, गोली मारा गया है। गोली किसने मारा? कहां से गोली आया? किस बंदूक से चलाया गया है? किस जो है वो इंच, कितने जो है वो बोर्ड का वो जो है वो गोली था, क्या था? इन सारे चीज को क्या बोलेंगे? इन सारे चीज को हम बोलते हैं रेलिवेंट फैक्ट। क्या बोलते हैं? रेलिवेंट फैक्ट। पहुंचेंगे वहां पे। तो एक हुआ, किसी भी फैक्ट में दो बातें हैं, एक है फैक्ट इन इशू और एक क्या है? रेलिवेंट फैक्ट। अगर हमें फैक्ट इन इशू से रिलेटेड कोई सबूत मिलेगा वो वैलिड माना जाएगा, रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड मिलेगा तो वो क्या माना जाएगा? वैलिड एविडेंस माना जाएगा, और उसी पे सुनवाई हुई। ये नहीं कि कोई भी चीज को मान लिया जाएगा। तो देखिए, अब यहां पे हम कह रहे हैं कि फैक्ट इन इशू में, जैसे यहां पे एक्यूज्ड ऑफ मर्डर बी, एक्यूज्ड का मर्डर होता है जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया किस चीज का? कि उसने बी को क्या किया है? मार दिया, खून कर दिया। एट द ट्रायल, यानी कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में जब ट्रायल हो रहा होगा, सुनवाई हो रही होगी, द फॉलोइंग फैक्ट में बी इन इशू। ये सारे चीज क्या कहलाएंगे? फैक्ट इन इशू। और इससे रिलेटेड जो जो हमें सबूत मिलेगा वो सब एविडेंस हो गया। क्या? ए कॉज्ड बीज डेथ, ए इंटेंडेड टू कॉज बी डेथ। क्या वजह था बी को मारने का? ए ने बी को क्यों मारा? ए हैव रिसीव्ड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी। ए को जो है वो बार बार क्या मिलता था? बी से जो है वो कोई ना कोई जो है वो उकसाता रहता था। प्रोवोक करना, क्या करते रहना? उकसाते रहना। कर लिया ना तूने, तो बोला था मार दूंगा, मार दिया है मजाल। अब ये सारी बातें जो है वो क्या हो गई? मतलब उस घटना के होने की सबसे नजदीक की कड़ी क्या कहलाता है? फैक्ट इन इशू। क्यों मारा? किस लिए मारा? क्या बी ए को उकसाता रहता था? क्यों उकसाता रहता था? क्या जो है वो किसी समय, जिस समय ए बी को मार रहा था, क्या उस समय ए अनसाउंड माइंड का था? ये सारी बातें जो है वो क्या है? फैक्ट इन इशू। क्यों फैक्ट इन इशू है? क्योंकि उस फैक्ट के, उस चीज के होने से रिलेटेड ये चीज क्या है? जुड़ा हुआ। वो जो इशू हुआ, क्या इशू हुआ? एक जो घटना हुई, जो एक फैक्ट है, वो क्या फैक्ट है? बी इज नो मोर, बी का खून हो गया। अब उस फैक्ट से रिलेटेड जितने भी कोर चीज होंगे जो इस चीज की तरफ ले जाएंगे कि कौन मारा, क्या ए ने ही मारा था, किसी चीज के होने ना होने, राइट, लायबिलिटी को जो असाइन करे, वो क्या हो गया? फैक्ट इन इशू हो गया। क्या बताऊं? ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, ग्रेव का मतलब सीरियस, रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी। एक होता है ग्रेव, मतलब कि बहुत ज्यादा जो है वो उकसाता रहना, और एक हुआ सडन प्रोवोकेशन। कभी कभी क्या होता है? हिट ऑफ द मोमेंट पे चीज होता है। अच्छा, हिम्मत है तू मार देगा, दिखा दे गोली चला के, ये ले, यही गन पड़ा हुआ, चला के दिखा तो। है ही नहीं ताकत, चलाएगा गोली। ये क्या हुआ? सडन क्या करना? प्रोवोकेशन, किसी को करना। बहुत बार ऐसा हिट ऑफ मोमेंट में हुआ है। अच्छा मार दोगे, हिम्मत है तो करके दिखाओ ना, बोल तो रहा हूं हिम्मत है। अब उसमें सफिक्स वफिक्स में नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मैं तो क्लास ले रहा हूं। उसी में जो है वो कुछ सफिक्स वफिक्स जब लग जाते हैं तो और हिट ऑफ द मोमेंट बन जाता है, और उसी में कुछ घटना हो जाती। तो क्या सडन प्रोवोकेशन का वजह था मारा जाना, या ग्रेव पहले से ही जो कोई बात थी, कुछ ऐसा चीज था जो छुपाए हुए था? फैक्ट इन इशू एंड इशू ऑफ फैक्ट। एविडेंस एक्ट के तहत, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम एविडेंस एक्ट के तहत बोलते हैं फैक्ट इन इशू, इसी को सिविल प्रोसीजर कोड में क्या बोला जाता है? इशू ऑफ फैक्ट। यहां पे जो है डिस्क्राइब इन द लैंग्वेज ऑफ कौन सा एक्ट? एविडेंस एक्ट। और यहां एविडेंस एक्ट का मतलब क्या? क्योंकि ये वर्ड पहले से है, आज के समय में हम क्या बोलते हैं इसको? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इसमें हम वर्ड यूज करते हैं फैक्ट इन इशू, और यही चीज जब हमारा सिविल मामले में होता है तो उसको क्या बोल देते हैं? इशू ऑफ फैक्ट बोलते हैं। रेलिवेंट फैक्ट का मतलब हुआ कि वो चीज जो आपके जो है वो फैक्ट इन इशू को सपोर्ट करे, वो क्या हुआ? रेलिवेंट फैक्ट। जब तक कोई चीज, कोई भी एविडेंस ना आपके फैक्ट इन इशू से जुड़ा हुआ होगा,
ना क्या होगा, रेलिवेंट फैक्ट से जुड़ा होगा, तब तक हम उसको एविडेंस के दायरे में नहीं लेंगे। अब जैसे देखिए वहां पे हमने कहा ए ने बी को के बंदूक से मारा, ए ने बी को गुस्से में मारा, अनसाउंड माइंड का था। अब ये सब तो हो गया फैक्ट इन इशू। अब उसके लिए जो है आप लेकर के आ रहे हैं मेडिकल सर्टिफिकेट कि ये तो अभी आगरा से आया था कुछ दिन पहले, इसका तो नट ढीला है। ये क्या हो गया, रेलिवेंट फैक्ट। या दूसरा बंदा जो है वो कह रहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही तो इसको डॉक्टर से दिखा के लाया गया था। अब वो जो ये कह रहा है उस व्यक्ति का ये ओरल स्टेटमेंट क्या हो गया, रेलिवेंट फैक्ट हो गया, क्योंकि उसी ट्रांजेक्शन से जुड़ा। यहां ट्रांजेक्शन का मतलब पैसा नहीं है, यहां ट्रांजेक्शन का मतलब वो घटना है, ए ने बी का जो मर्डर कर दिया उसी से जुड़ा हुआ ये बात है। क्या जुड़ा हुआ बात है, ए जो है वो कुछ दिन पहले पागल खाने से आया था। अरे मैं पूछ रहा हूं ए ने बी का खून किया, तुम कह रहे हो ए पागल खाने से आया है। अरे उसको तो उसके डैश ने छोड़ दिया इतने दिन पहले, बीवी भाग गई उसकी। अब ऐसे करके कोई भी चीज ये सब जो बातें बता रहा है, कहा कि ये किस हद तक जुड़ा है, कहा गया कि ये देखना रहता है कि ये रेलिवेंट फैक्ट कब माना जाएगा, जब ये कहीं ना कहीं फैक्ट इन इशू से जुड़ा हुआ है, उस चीज के होने में इसका कहीं कोई कंट्रीब्यूशन है उस ट्रांजेक्शन से। हाँ है, क्योंकि जो है वो जो छोड़ के भागी थी वो बी के कहने पे ही छोड़ के भागी थी, इसीलिए जो है वो ए ने जो है वो बी को ही भगा दिया। अब यही चीज, क्योंकि मैंने क्या बोला, ऐसा चीज नहीं कि कुछ भी उठाया और एविडेंस में ले लिया। तो एविडेंस किससे कनेक्टेड होगा, रेलिवेंट आपका फैक्ट इन इशू, और किससे, रेलिवेंट फैक्ट। तो रेलिवेंट फैक्ट क्या है, जो फैक्ट इन इशू को सब्सटेंशिएट करे, वो क्या कहलाया, बंदूक कहां से खरीदा था, बंदूक इसने दिया था, प्लानिंग करते वक्त उसने भी साथ दिया था, ये सब क्या हो गया, रेलिवेंट फैक्ट हो गया। लॉजिकल रेलिवेंसी एंड लीगल रेलिवेंसी, कहा कि लॉजिकल रेलिवेंसी और लीगल रेलिवेंसी हम किस सेंस में लेते हैं वो देखिए। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी चीज को हम देखते हैं, लॉजिकली हमें लगता है कि ये चीज बिल्कुल क्या है, सही है, लेकिन लॉ उस चीज को मना कर देता है। लॉजिकल रेलिवेंसी का मतलब हुआ कि अगर कोई बच्चा 5 साल का है, 6 साल का है, और अगर वो कह रहा है कि नहीं मैंने देखा था कि घर में जो है वो आए थे और उसके बाद वो गए हैं और तब जो है वो ऐसे ऐसे हुआ है, वो बच्चा पहचान रहा है उस चीज को, कह रहा है, वो बच्चा 6 साल का है और ये कह रहा है अच्छे से, 6 साल का बच्चा तो पहचान लेता है मोहल्ले में कौन आदमी, वो अंकल हैं, ये हैं। लेकिन कहा गया लॉजिकल रेलिवेंसी है, लीगल रेलिवेंसी नहीं है। 7 साल से कम उम्र के बच्चे की गवाही नहीं एक्सेप्ट होती है। कहा कि अब यही चीज लॉजिकल और क्या, लीगल रेलिवेंसी। आपका लॉजिक भी कहता है क्यों नहीं होगा, मेरी बिटिया छोटी तो भी वो बता देती थी कौन आया था, कैसे आया था, क्या था, का लॉजिक चलेगा, लेकिन ये लीगली रेलिवेंट नहीं है। ऐसे ही लॉजिकल रेलिवेंसी का दायरा बहुत बड़ा है। जो चीज लीगली रेलिवेंट है वो लॉजिकली भी रेलिवेंट होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो चीज क्या है लॉजिकली रेलिवेंट है वो लीगली क्या होगा। अब इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं सिर्फ वही एविडेंस जिसमें कौन सी रेलिवेंसी हो, लीगल रेलिवेंसी हो, लॉजिकल रेलिवेंसी नहीं। कौन सी रेलिवेंसी हो उसी को हम जो है वो एविडेंस के रूप में लेंगे, बाकी चीजों को एविडेंस के रूप में नहीं लेंगे। जो चीज रेलिवेंट फैक्ट से जुड़ा हुआ होगा, जो चीज फैक्ट इन इशू से जुड़ा हुआ होगा, और जो लॉजिकली नहीं बल्कि लीगली रेलिवेंट होगा, वो बेसिकली एविडेंस का क्या बनेगा, पार्ट बनेगा, अदरवाइज वो एविडेंस का पार्ट नहीं बनेगा। रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी आर नो कोएक्सिस्टेंस एंड इंटरचेंजेबल। रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी, अगर कोई भी कानून, कोई भी चीज आपने जो है एविडेंस जमा किया, मैंने क्या बोला, वी विल ट्राई टू कलेक्ट नंबर ऑफ एविडेंस, एज मच एविडेंस एज इट इज पॉसिबल, जितना होगा सब कलेक्ट करेंगे, लेकिन हर आपका एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल नहीं होगा, उसको स्टेटमेंट का पार्ट नहीं मानेंगे, बल्कि उसको कलेक्ट इसलिए किया ताकि उसको हम कनेक्ट कर सकें। जैसे पहले हम क्या करते हैं, ढेर सारा चीज कलेक्ट करते हैं, लेकिन हमें जो है वो खाना है कुछ ही चीज, ठीक है, बना हुआ है कोई बात नहीं है, अगर खाने का मन रहा और बना हुआ नहीं रहा तो तब तो समय लगेगा ना, बनाना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा कि थोड़ा बड़ा दायरा है, किस चीज का बड़ा दायरा है, रेलिवेंसी का, रेलिवेंट है, लेकिन इस केस में हम उसको एडमिसिबल
नहीं करेंगे। बहुतों बार ऐसा होता है कि रेलिवेंट है लेकिन इस केस में एडमिसिबल नहीं करेंगे। उसके अलग अलग वजह होते हैं एडमिसिबल नहीं करने के। क्यों? क्योंकि अगर एडमिसिबल करेंगे तो ये चीज बताना पड़ेगा, उम्र कम है इसीलिए हम इसको जो है वो एडमिसिबल नहीं करेंगे। मामला जो है कुछ और है, इस बात को हम नहीं बता सकते पब्लिक में, इसीलिए भी इसको हम एडमिसिबल नहीं करेंगे। तो बहुत सारे मामले के बेसिस पे जो सबूत होते हैं उसको क्या किया जाता है? एडमिसिबल मींस एक्सेप्ट किया जाना कि हां है वो, लेकिन इस केस में हम इन चीजों को एडमिसिबल नहीं करेंगे। देखिए ना, 13 साल का बच्चा अगर कोई ऑफेंस या क्राइम करता है, सबूत है, इट इज नॉट एडमिसिबल इफ द एज ऑफ चाइल्ड इज 13 ईयर। यही अगर कोई जो है 19 साल का बागर बिल्ला रहे तो सेम चीज रेलिवेंट है, बिना रेलिवेंट चीज थोड़ा ना एडमिसिबल होगा। तो नाउ दैट रेलिवेंट चीज विल बी admissible, but if the age is 13 year it is not going to be admissible। तो रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी में अंतर है। जरूरी नहीं कि जितने चीज रेलिवेंट हैं उन सबको कोर्ट ऑफ लॉ क्या कर ले, उस केस में क्या कर ले। हो सकता है उसी सबूत को किसी और केस में लाइएगा तो क्या होगा, एडमिसिबल होगा। उसी एडमिसिबल को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट करना है, स्टेटमेंट देना को बोलते हैं एडमिशन। किसी के द्वारा दिया गया बयान एडमिशन कहलाता है। करेंगे बात एडमिशन और कन्फेशन की बात, तब उसमें बात करेंगे। और एवरी एडमिसिबल फैक्ट नॉट नेसेसरली व्हाट रेलिवेंट, यानी एवरी एडमिसिबल फैक्ट, यहां एडमिसिबल का मतलब हो गया स्टेटमेंट। अगर किसी के द्वारा दिया गया कोई स्टेटमेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो क्या होगा, नेसेसरली क्या होगा, रेलिवेंट होगा। तो कह रहे हैं कि एडमिसिबिलिटी जब हम बात करते तो इसका मतलब होता है कोर्ट ने उस चीज को उस केस में लिया है। जब हम बोलते हैं एडमिसिबल और सिर्फ एडमिशन तो उसका मतलब होता है स्टेटमेंट गिवन बाय एनी पर्सन। जैसे फाइन का एक मतलब होता है अच्छा और फाइन का मतलब पेनल्टी भी होता है, वैसे ही इसके मल्टीपल मतलब है। एक एडमिसिबिलिटी व्हेन कोर्ट इज एक्सेप्टिंग दैट वन, और एक एडमिसिबल का फैक्ट का मतलब somebody saying something is known as admission. A statement of a person is also known as admission. क्लियर है ये चीज? किसी ने कुछ कहा है तो बोलते दिस इज एडमिशन, यानी कि उसके द्वारा कही गई चीज को हम क्या बोलते हैं, एडमिशन। और एक होता है कि कोर्ट ने जिन जिन चीजों को अपने रिकॉर्ड पे लिया उसको हम बोलते हैं एडमिशन। क्या बोलते हैं उसको भी, एडमिशन। कोर्ट किन किन बातों को अपने किस चीज पे लेगा, रिकॉर्ड में लेगा। और एक हुआ किसी ने अगर कुछ कहा तो उस स्टेटमेंट के बदले में सिनोनिम्स क्या यूज होता है, एडमिशन। दोनों जगह अलग अलग चीज आएगा। देखिए जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा एडमिशन एंड कन्फेशन, तब देखिएगा उसमें अंतर। यहां जब हम एडमिशन की बात कर रहे हैं तो एडमिशन एक सेंस में क्या हुआ, थिंग्स एक्सेप्टेड बाय, और इसमें जरूरी नहीं कि जितने भी क्या है आपके रेलिवेंट चीज है उसको हम क्या करेंगे, एडमिसिबल करेंगे ही। फंडामेंटल रूल ऑफ एविडेंस कहा नो फैक्ट अदर देन दोज, जिसका क्या होना चाहिए। देखिए यहीं से तो हमने शुरुआत किया था, रैशनल प्रोबेटिव वैल्यू, जो मैंने बोला था एक हर लेवल का एक इंटेलिजेंसी होना चाहिए किसी कोर्स को करने के लिए। ठीक वैसे ही हर सबूत में एक मिनिमम जो है वो डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस लेवल होना चाहिए। क्या होने के लिए, किसी चीज के एविडेंस होने के लिए। मतलब कम से कम वो उस फैक्ट से, उस इंसिडेंट से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऑल फैक्ट हैविंग रैशनल प्रोबेटिव वैल्यू आर एडमिसिबल इन एविडेंस अनलेस, कहा कि वो सारे चीज जिसमें वो मिनिमम लेवल ऑफ चीज है वो क्या होगा, एडमिसिबल होगा। किसमें, कोर्ट ऑफ लॉ में। कब तक, जब तक क्या ना हो, एक्सक्लूडेड बाय ए पॉजिटिव रूल ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, जब तक साफ तौर पे उस चीज को हटा ना दिया गया हो कि नहीं इन चीजों को हम शामिल नहीं करेंगे। जब तक ऐसा ना कह दिया गया हो तब तक, अगर किसी चीज में वो मिनिमम लेवल ऑफ वैल्यू है जो उस चीज से जुड़ा हुआ है, किस चीज से, उस घटना से जुड़ा हुआ, अगर मिनिमम लेवल ऑफ उसका जो है वो प्रोबेटिव वैल्यू है, प्रोबेटिव वैल्यू मतलब उस घटना से जुड़ा हुआ इतने लेवल तक का जो है वो बात अगर बताए तो हम उसको किस रूप में लेंगे, एविडेंस के रूप में, और कोर्ट उसको एडमिसिबल लेगी। बशर्ते क्या ना बोला गया हो कि हम इन तरह के चीज को एडमिसिबल नहीं करेंगे। जैसे अगर कोर्ट ने बोल दिया हम इलेक्ट्रॉनिक चीज को इस केस में नहीं लेंगे, ऑल्दो उसमें है उतना प्रोबेटिव वैल्यू, वो चीज बता रहा है, उस चीज से होने की चीज को कोरिलेट कर रहा है, लेकिन कोर्ट ने बोल दिया कि इस केस में हम क्या नहीं लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं लेंगे, तो नहीं लिया जाएगा। अदरवाइज जो भी चीज
एक सर्टेन डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कैरी करता है, किसके साथ? उस घटना के साथ। वो सारे चीज को क्या लिया जाएगा? एविडेंस के रूप में लिया जाएगा। प्रिजम्पशन, यहां पे कह रहे हैं प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड। ये सब हम किस रूप में लेते हैं? एविडेंस के रूप में। प्रिजम्पशन एज टू व्हाट? बुक, मैप एंड चार्ट। प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट 13 इयर्स ओल्ड, मतलब अगर 30 साल पुराना भी डॉक्यूमेंट है तो हम लेते हैं उसको, किस रूप में लेते हैं? लेकिन बशर्ते क्या ना हो, क्या होना चाहिए? सबसे पहले सर्टेन लेवल ऑफ व्हाट? प्रोबेबिलिटी वैल्यू। इसका मतलब वो हमारे घटना से उसका कहीं ना कहीं सर्टेन लेवल का रिलेशन होना चाहिए और कोर्ट के द्वारा वो रिफ्यूज नहीं होना चाहिए। According to भारतीय साक्ष्य अधिनियम, whenever it is directed by the अधिनियम that court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved। जब तक कोई भी चीज डिस्प्रूव्ड ना हो जाए तब तक उससे जुड़ा हुआ जितने भी बात होगा वो सब उससे अटैच माना जाएगा। किसी घटना से होने के बाद जब तक किसी चीज को डिस्प्रूव ना कर दिया जाए, चाहे साइंटिफिकली चाहे किसी और तरीके से, जैसे अगर मान लीजिए कि किसी बंदे को जो है का डेथ हुआ है, अगर डेथ हुआ है उसके शरीर पे बहुत सारे निशान हैं, तो कहा कि जब तक ये नहीं आ जाता है पोस्टमार्टम और बाकी चीजों से कि इस पे जो निशान है वो निशान गिरने के कारण है, तब तक इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस पे जो है वो हमला हुआ है, बहुत तरीके से गोली भी मारी गई है, लेकिन शायद पहले इसे किसी चीज से मारा पीटा गया है और तब गोली मारी गई है। कहा किसी चीज को आप डिस्प्रूव नहीं कर सकते हैं जब तक क्या ना हो, जब तक वो डिस्प्रूव ना हो जाए। अब क्या डिस्प्रूव हो जाएगा? अब जैसे प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया कि इसकी डेथ की वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या था? उसकी गोली से मरने के कारण हुआ है, गोली से जान गई है, और जो शरीर पे निशान है वो गिरने के हैं, या शरीर पे जो निशान है वो खींचे जाने के हैं। पॉसिबल कि गिर गया, खींच के कहीं लाया गया। कहा जब तक ये साबित नहीं होता तब तक हम किसी चीज से इनकार क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि अगर हम पहले ही डिस्प्रूव कर देंगे तो फिर इन्वेस्टिगेशन कैसे बनेगा? तो कहा गया जितने भी चीज है उन सारे चीजों को हम मानेंगे जब तक किसी चीज को साफ तौर पे साबित ना किया जाए कि ये इस चीज से रिलेटेड नहीं है। ये एविडेंस का नियम है, फंडामेंटल्स रूल ऑफ एविडेंस बोल रहे हैं कि उससे रिलेटेड जो भी चीज रहे उसको तब तक मानिए जब तक कोई चीज साफ तौर पे साबित ना हो जाए कि नहीं इस चीज का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, तब तक उसको कंसीडर करना रहेगा। प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। प्रिजम्पशन एज टू गजेटेड न्यूज़पेपर डॉक्यूमेंट और अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट मैप प्लान। कह रहे हैं कि जब तक गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया मैप या जब तक कोई जो है उनके द्वारा जो है वो नोटिफाई किया हुआ कोई भी गजेट या न्यूज़पेपर में निकला हुआ कोई भी आर्टिकल या कहीं भी किसी भी चीज का सर्टिफाइड कॉपी, अगर जब तक ये साबित ना हो जाए कि गलत है तब तक हमारा प्रिजम्पशन रहेगा कि वो क्या है? जेन्युइन है। जब तक क्या ना हो, जैसे कोई सर्टिफाइड कॉपी दे रहा है, हम जब तक ये नहीं साबित कर देते हैं कि नहीं ये फॉल्स सिग्नेचर है, ये मेरा नहीं है, तब तक कहा गया कि उसको रखिए, क्योंकि इससे आगे कैसे बढ़िएगा? आप पहले कहते नहीं है, नहीं है तो साबित तो कीजिए कि ये नहीं। क्यों आप कह रहे हैं कि ये सर्टिफाइड कॉपी फलाने बंदे का सर्टिफाई किया हुआ नहीं है? क्यों आप कह रहे हैं कि ये मैप वैलिड नहीं है? गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया मैप है, आप बताइए कि नहीं ये फॉल्स वाला है, असली मैप ये है, इसको देखिए बदल दिया गया है। तो जब तक बदला ना जाए, अगर कहीं कोई न्यूज़पेपर में कोई चीज है, ये मत कहिए इस न्यूज़पेपर में तो कभी निकला ही नहीं था। जब आपके पास न्यूज़पेपर का वो टुकड़ा है तो पहले साबित तो कर दीजिए कि नहीं नहीं ये तो देखिए ना इसका प्रिंटिंग कुछ और रहता है, इसका कुछ और रहता है। ये चीज कह रहे हैं फंडामेंटल रूल ऑफ एविडेंस। मतलब आप देख क्या रहे हैं? मैक्सिमम चीजें जो कहीं ना कहीं उस चीज से जुड़ा हुआ उसको पहले हम क्या करते हैं? उसको बेसिकली कलेक्ट करते हैं, उसको तब तक जब तक जो है वो डिसअप्रूव ना हो जाए या प्रूव ना हो जाए कि ये चीज इससे जुड़ा हुआ नहीं है, तब तक हम उसको लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट? रेलिवेंट फैक्ट। अब इसी के बेसिस पे आपका पूरा का पूरा जो है ये एक्ट चलेगा। इतने चीजों को कहा गया कि अगर इनमें से कोई भी चीज है तो वो किस दायरे में आएगा? वो रेलिवेंट फैक्ट के दायरे में आएगा, जिसमें क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट। अब सबको एक कर करके देखेंगे। अगर कोई चीज क्या है? क्लोजली कनेक्टेड है तो वो क्या माना जाएगा?
रेलिवेंट फैक्ट। तो देखिए एक एक करके आते हैं। क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट में इतने सारे चीज हैं, एक बार फिर से इस चीज को ध्यान से देखिएगा वरना आगे चल करके सेंस खत्म हो जाएगा। हमें देखना है कि कौन कौन सा चीज जो है वो रेलिवेंट फैक्ट के दायरे में आएगा, क्योंकि रेलिवेंट फैक्ट के दायरे में आएगा तभी तो उससे जुड़ा हुआ चीज किसके दायरे में आएगा, एविडेंस के दायरे में आएगा। तो ये जो रेलिवेंट फैक्ट है, कहा कि इनमें से कोई भी अगर चीज है तो वो किस में आएगा, रेलिवेंट फैक्ट में, जिसमें पहला क्या है, क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट। कहा कौन कौन सा चीज आएगा क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट में, क्योंकि जो चीज क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट में आएगा वो किस में आ जाएगा, रेलिवेंट फैक्ट में आ जाएगा। जो चीज एडमिशन एंड कन्फेशन की बात हुई, ये सब क्या हुआ, रेलिवेंट फैक्ट हुआ। तो हम पहले देख रहे हैं किसको, क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट। और इस क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट में ये जितने भी 11 पॉइंट्स हैं, इन्हीं को हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। जिसमें से पहला है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। अगर कोई भी चीज उसी घटना से, ट्रांजैक्शन का मतलब यहां क्या है, घटना, अगर उसी ट्रांजैक्शन से, उसी घटना से जुड़ा हुआ है तो वो हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट कहलाएगा। और अगर वो क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट रहेगा तो वो क्या रहेगा, वो रेलिवेंट फैक्ट रहेगा। और हमारे केस में या तो रेलिवेंट फैक्ट होना चाहिए या फैक्ट इन क्या होना चाहिए, इशू। फैक्ट इन इशू तो बहुत ब्रॉड टर्म है, इसीलिए उसमें तो दिक्कत ही नहीं आती है। उसमें तो सिर्फ है कि इस बंदे को गोली से मारा गया, ठीक है। अब उसके बाद शुरू होता है गोली कहां से आया, बंदूक कहां से आया, किसने लाया, इसको यहां कौन पहुंचाया, तो वो सारा कुछ किसमें आ गया, रेलिवेंट फैक्ट। और रेलिवेंट फैक्ट में एक चीज है क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट। और क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट में कहा गया कि अगर कोई चीज उसी ट्रांजैक्शन, उसी घटना से जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, जैसे ए ने बी को मार दिया, ए जब बी को मार रहा था उस समय या उससे पहले जो वहां पे अगल बगल से जाने वाले लोग थे, उन्होंने जिन बातों को सुना वो लोग भी जो है वो क्या कहलाएंगे, कहलाएंगे कि ये रेलिवेंट फैक्ट है और उसी ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि अब तो वहां वो ए तो भाग गया, बी तो मर गया, जो वहां बायसाइडर थे वो सुन रहे थे, जो कह रहा था देख और करेगा ऐसे, बोल रहा था ना कि तेरी भाभी है, ये है वो है। अब देखिए दूसरा बंदा क्या बोलेगा, लड़की का मामला था, एक ही के साथ दोनों का चक्कर चल रहा था, पॉसिबल। कहा गया कि ये बात क्या हो गई, ये बेसिकली आपका जो है वो क्या हुआ, ये हुआ आपका क्लोजली कनेक्टेड। क्यों हुआ क्लोजली कनेक्टेड, क्योंकि वो उसी ट्रांजैक्शन का पार्ट है, उसी घटना से क्या है, जुड़ा हुआ है। या मान लीजिए कि वो कह रहा था और करेगा ब्लैकमेल, अच्छा मुझे डरा रहा था, फोटो दिखा के डरा रहा था, वीडियो बनाया हुआ था मेरा, बना अब वीडियो ऊपर जाके। अब इसके बारे में कोई अगर किसी को बताएगा तो क्या बोलेगा, जो बायसाइडर का, कि अरे इसका मतलब इनके पास कोई वीडियो या कोई फोटो था जो किसी ना किसी तरह से कंट्रोवर्शियल था और यही चीज से ब्लैकमेल करना चाह रहा था शायद कौन, बी, इसीलिए ए ने मारा। मतलब कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है, उससे कनेक्ट हो रहा है। फैक्ट विच आर ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। कह रहे हैं कि इसमें इसी ट्रांजैक्शन से फैक्ट विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज, रेलिवेंट टू फैक्ट इन इशू और विच कंस्टिट्यूट स्टेट ऑफ थिंग्स विच दे हैपेंड और अफोर्डेड अपॉर्चुनिटी ऑफ देयर ऑकरेंस। कह रहे हैं कि जो घटना हुई है ये जो है वो बेसिकली इसी चीज के इनडायरेक्ट या इसी चीज के होने के कारण वो घटना हुई है। अगर उससे भी जुड़ा हुआ कोई चीज है तो वो भी क्या कहलाएगा, वो भी रेलिवेंट फैक्ट कहलाएगा। मतलब बार बार एक वर्ड आ रहा है और वो बार बार चीज क्या आ रहा है कि वीडियो, और बनाएगा वीडियो। अब इस वीडियो से रिलेटेड जो भी चीज मुझे पता चलेगा वो भी क्या होगा, पहला घटना है किसी को जान से मारने की, उसमें एक बात निकल के आया वीडियो, तो बोला ये हो गया आपका उसी ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ। ये वीडियो किसने बनाया, ये वीडियो किस चीज का बना, ये भी बेसिकली क्या है, ये भी कहीं ना कहीं जो है वो हमें उसी जगह पहुंचा रहा है। मतलब जो मेन घटना है कि उसका डेथ कैसे हुआ, कौन मारा, उससे जुड़ा हुआ है, ये भी क्या होगा हमारा क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट। मतलब इससे जुड़ा हुआ भी एविडेंस होगा तो हम जमा करेंगे। वेदर इट विल बी एडमिसेबल और नॉट, हु विल डिसाइड इट, लेट द कोर्ट टू डिसाइड इट। लेकिन आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं, एविडेंस के रूप में रख सकते हैं। एक्सेप्टेंस या नहीं एक्सेप्टेंस अलग, कुछ ऐसे चीज होते हैं रख भी नहीं सकते हैं, कहां पे, कोर्ट ऑफ लॉ में, कि नहीं ये एविडेंस के दायरे में ही नहीं आता है। मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ध्यान से समझिएगा। तीन चीजें
इन तीन चीजों से जुड़ा हुआ अगर हमारे पास कोई चीज रहता है तो उसको हम किस में रखेंगे? एविडेंस के दायरे में। कह रहे हैं कि किसी भी घटना को करने के लिए तीन स्टेज होता है, मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट। अगर हमें जो है मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, ये हम पहले भी बात की है बीएनएस में। मोटिव किसी चीज को करने का वजह, प्रिपरेशन उस काम को करने के लिए जो तैयारी किया, और कंडक्ट जब आपने घटना को क्या किया, अंजाम दिया। हम कह रहे हैं कि सर ये तो पढ़ा था, दोबारा क्या पढ़ रहे हैं इसमें, दोबारा ये पढ़ रहे हैं। अगर मेरे पास कोई चीज है, कोई जो है वो एविडेंस है जो किससे जुड़ा हुआ है, मोटिव से, तो मोटिव से जुड़ा हुआ सबूत जो है वो क्या होगा, वो भी मैटर करता है। तो यहां पे कह रहे हैं कि इट इज द मूविंग पावर विच मूव्ड दिस। कह रहे हैं मोटिव बाय इटसेल्फ इज व्हाट, नॉट क्राइम। पढ़े थे हमने, चाहे कितना भी घिनौना चीज क्यों ना हो, कितना भी बड़ा चीज क्यों ना सोच लिया हो कि हम ऐसे मारेंगे, टुकड़े टुकड़े करके काट डालेंगे, कहा कि कितना भी क्यों ना हो, इसके लिए सजा नहीं मिलती, पढ़ा था हमने। लेकिन कह रहे हैं कि अगर क्या होगा, बट वंस द क्राइम हैज बीन कमिटेड, अगर क्राइम कमिट हो गया तो वैसे केस में एविडेंस जो किससे जुड़ा हुआ है, वो भी एविडेंस का पार्ट होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर जो है वो प्रियांशी ने सोचा कि सर को जो है ईंट से कूट कूट के मार डालेंगे, अगर इन्होंने ऐसा सोचा तो पहले देखा जाएगा कि मोटिव क्या है। अब जो है वो मोटिव से रिलेटेड कोई चीज, तो कहा मोटिव ये है कि सर ने एक बार क्लास में डांट दिया था, तो ये मोटिव। अब देखिए ये कौन बता रहा है, कैटरीना बता रही है कि जो है वो सर ने एक बार डांट दिया था। अब देखिए अगर उन्होंने ऐसा किया ही नहीं तो कैटरीना का ये बयान मैटर ही नहीं करता, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन वास्तव में ऐसा हो गया, इन्होंने घटना को क्या कर दिया, अंजाम दे दिया, कुछ नहीं पकड़ा गया। बस कैटरीना जाकर के पुलिस में कह रही, एक बार ना क्लास में ना सर ना प्रियांशी को डांटे थे। अब ये क्या हुआ, चूंकि ये क्राइम हो चुका है तो नाउ व्हाट, दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, मोटिव ओनली। इनको ये नहीं पता कि उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद का कुछ नहीं पता, दोनों अलग अलग। लेकिन ये भी अगर चीज है तो ये क्या कहलाएगा, एविडेंस का पार्ट होगा। प्रिपरेशन, किसी चीज को अंजाम देने के लिए जो चीज लाते हैं, लोहा, लक्कड़, चाकू, छुरा, भाला, जो भी लाएंगे, इस दौरान जितने चीजों को कर रहे हैं वो क्या होगा, वो सारा का सारा चीज प्रिपरेशन में आएगा। प्रिपरेशन से कुछ नहीं होगा। याद कीजिए कुछ जगह पे प्रिपरेशन भी क्या माना जाता है, लेकिन हम उसको यहां लेकर के नहीं आएंगे, वो बीएनएस का पार्ट था। यहां पे कह रहे हैं कि प्रिपरेशन का जो है वो चीज तब मैटर करेगा जब फाइनली उन्होंने घटना को क्या कर दिया, तब उस केस में मैटर करेगा। क्या मैटर करेगा, रस्सी उन्होंने खरीदा था फलाने दुकान से, अब जो है वो दृष्टि बता रही कि मैंने देखा था, रस्सी खरीद रही थी और कह रही थी कि कोई जो है वो अच्छा हथौड़ा है जिससे हाथ में चोट ना लगे, क्योंकि हाथ तो इनका होगा, सर न मेरा होगा, हाथ तो इनका होगा, जिससे हाथ वगैरह में चोट ना लगे, और जिसको एक लगे वो फिर दूसरे लगाने की जरूरत ना पड़े। अब कह रहे हैं कि ये चीज जो है वो किसने देखा, दृष्टि ने सुना। लेकिन कह रहे हैं ये मैटर नहीं करता, ये हथौड़ा खरीद रहे हैं तो ये कब मैटर कर रहा है, हाँ जब उस हथौड़े से काम को क्या कर दिया, अंजाम दे दिया। तो कह रहे हैं कि वो भी एविडेंस का पार्ट होगा। कहा कंडक्ट, कहा कंडक्ट एक ऐसा चीज है कि इससे पहले, इस दौरान और इसके बाद जितनी भी चीज जुड़ी हुई है वो सब एविडेंस का पार्ट होता है। जैसे दौरान यानी पहले तो बताया ही कि उस कंडक्ट को करने से ठीक पहले ये फलाने जगह से वो उठा करके ला रहे थे, करते वक्त जिसने देखा या जो उस समय सुना वो भी एविडेंस हुआ। उसके बाद इन्होंने छुपाया कहां, उसके बाद कहां गए, कहां जाकर के जो है वो उन चीजों को जो वो हथौड़ा वगैरह था वो रखा, ये सब किसका पार्ट माना जाता है, सब जो है वो आपका एविडेंस का पार्ट माना जाएगा। तो कंडक्ट करने से पहले, कंडक्ट के दौरान और कंडक्ट के बाद की जितनी चीजें हैं वो किसका पार्ट होगा, एविडेंस। और हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट, वो क्या माना जाएगा, रेलिवेंट फैक्ट। तो हम यही तो देख रहे हैं, ये क्लोजली कनेक्टेड है और ये सब जो है इससे जो भी एविडेंस होंगे वो क्या होंगे, वो रेलिवेंट माने जाएंगे। फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। कहा गया कि कुछ ऐसा चीज जो किसको बेसिकली एक्सप्लेन करने में मदद करेगा, फैक्ट इन इशू को। जैसे यहां पे दे रहे हैं ए शुड बी फॉर
inducing C to break a contract of service made by him, and C service says that I am leaving you because B has made me better offer. कह रहे हैं कि अगर कोई चीज किससे जुड़ा हुआ रहे, ए ने जो है वो कोई जो है वो कंडक्ट, ये सिविल मैटर भी हो सकता है, ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, सिविल में भी एविडेंस होगा। अब कह रहे हैं कि इससे जुड़ा हुआ कौन सा चीज है, कह रहे हैं तोड़ने का वजह क्या है, तो सी कह रहा है, सी कह रहा है कि मेरा बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और इधर जो है वो बी ने क्या किया, ए का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। अब बी का सी के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और क्या ऐसा ऑफर था, ये भी जो है वो एक जो है एविडेंस है, और ये भी रेलिवेंट है। क्यों? क्योंकि शायद उसी वजह से ए ने क्या किया, बी ने क्या किया, ए का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। बी ने ए का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और बी ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सी। आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि सी ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और इन चीजों के लिए किया है। जांच पड़ताल चल रही कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों तोड़ा, क्या सजा मिले, कैसे मिले। कहा गया कि ये भी उससे क्या हो गया, जुड़ा हुआ चीज हो गया, क्योंकि शायद उसी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, टूटा है, और इसमें देखा जाए कि बी को कितने का फायदा हुआ है, उसी बेसिस पे जो है वो कंपनसेशन दिलाएंगे किसको, ए को, क्योंकि बी ने सी के लालच में ए का कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया, तोड़ दिया। हमेशा याद रखिएगा, कुछ चीज सिविल किससे रिलेटेड रहेगा, कुछ किससे रहेगा, क्रिमिनल से रहेगा, क्योंकि दोनों के लिए थिंग्स सेड टू बी डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू द कॉमन डिजाइन। इसका मतलब है when there is reasonable ground to believe that two or more person have conspired together to commit an offense। अगर मान लीजिए कि दो लोग एक काम को अंजाम दे रहे हैं और एक जो है वो कह रहा है कि मान लीजिए दो लोग, एक जो है वो हो गई तान्या और स्नेहा, और एक हो गए जो है वो प्रियांशी। इन दोनों ने मिलकर के प्लान बनाया, और इन दोनों ने मिलकर के प्लान बनाया, लेकिन पकड़े गए सिर्फ कौन, प्रियांशी। और प्रियांशी कह रही है कि मैं और स्नेहा मिलकर के जो है वो क्या किए हैं, ये काम की प्लानिंग किए हैं। अब देखिए, स्नेहा कहीं पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन इनका दिया हुआ ये बयान कहीं ना कहीं उनके लिए भी एविडेंस का काम करेगा या नहीं करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एक ही तरह के जो है वो काम को इन्होंने कॉमन डिजाइन का मतलब यहाँ ट्रेडमार्क और डिजाइन वाला नहीं है, एक ही काम को इन्होंने क्या किया है, अंजाम दिया, और उसमें दोनों क्या थे, पार्टिसिपेंट थे। When fact not otherwise relevant become relevant, when fact not otherwise relevant become what, relevant। जैसे अगर मान लीजिए कि एक इवेंट होता है और ये इंसिडेंट है कि किसी ए ने बी का खून कर दिया, नहीं, इसी चीज को लेते हैं, प्रियांशी वाला जो एग्जाम्पल था, आज इनको पूरा दुनिया जान जाएगा, और जब तक ये क्लास चलेगा तब तक ये अमर हो जाएंगे, और लोग इनके नाम से डरेंगे कि ये कौन है जिन्होंने जो है वो टीचर को इतने बेरहमी से क्या कर दिया, टपका दिया। अब देखिए कि प्रियांशी के ऊपर इल्जाम लगा कि इन्होंने जो है वो सर को टपका दिया। अब इनके ऊपर इल्जाम लगा, लेकिन देखिए हुआ हो क्या रहा है, एक जो है वो टिकट मिल रहा है जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो है उस दिन बेंगलोर में थे। कोई टिकट, कोई शो है, कुछ है जो इनका मिला। कह रहे हैं कि अगर किसी चीज से ये पता चल जाए कि कोई पर्सन जो है वो वहां था, तो इसका मतलब है यहां नहीं है, तो वो भी क्या हो गया, रेलिवेंट। मतलब किसी ऐसे चीज से ये नहीं पता चल रहा है कि ये यहां है या नहीं है, लेकिन कोई दूसरा चीज पता चल रहा है जो इस बात को बता रहा है कि एक टाइम में ये दो जगह पे नहीं हो सकते हैं, तो वो चीज भी क्या माना जाएगा। एक तो हुआ कि उसी चीज से रिलेटेड आपको एविडेंस मिले, और एक क्या हुआ कि ऐसा एविडेंस मिले जो एक ऐसे चीज को सपोर्ट कर रहा है जो एक साथ पे दो काम नहीं हो सकता, वो भी एविडेंस का। तो अगर इनका वो कहीं चीज का टिकट, रेस्टोरेंट का, मूवी का, या कोई ऐसा चीज जो वहां शो देखने गए, वहां कोई कॉन्सर्ट हो रहा था जो इनके नाम से, या होटल बुक था और होटल में ये चेक इन किए हैं, आधार इनके नाम का है, कह रहे हैं ये मिलने का मतलब है कि ये यहां पे दिल्ली में नहीं थे, तो वो भी क्या माना जाएगा, रेलिवेंट फैक्ट। घटना दिल्ली में हुई है, मारने मुड़ने का काम है। अब इनका जो है वो होटल का बिल किस काम का कहा है, ये भी क्या है, एविडेंस है, ये भी रेलिवेंट है। फैक्ट टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलिवेंट इन सूट फॉर डैमेज।
अगर कहीं भी किसी भी चीज से कोर्ट ये डिटरमाइन कर पाता है कि किसी चीज की कीमत क्या है, तो वो भी क्या माना जाएगा, रेलिवेंट माना जाएगा। किस चीज के लिए, डैमेज वगैरह को देने। डैमेज का मतलब क्या हुआ, कंपनसेशन। तो ऑब्वियस सी बात है कि सामान का कीमत पहले डिटरमाइन करेंगे तभी ना उस पे क्या देंगे, कंपनसेशन। तो कोई भी ऐसा चीज जो किसी सामान के कीमत वगैरह को डिटरमाइन करने में कोई चीज मदद करे, वो भी किसका पार्ट होगा, जो है वो रेलिवेंट माना जाएगा, इसका क्लोजली जो है वो हेल्ड माना जाएगा। फैक्ट रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन द क्वेश्चन। कहा गया कि ये भी जो है वो आपका जो है वो कस्टम और जो है वो आपका राइट, ये भी जो है वो आपका एविडेंस माना जाता है, वो भी रेलिवेंट होता है जब जो है वो क्या रहे, जब जो है ऐसा कोई चीज जो है वो केस से जुड़ा हुआ रहे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला, इसमें जो है वो वाल्मीकि पुराण, रामचरितमानस, ये सब भी एविडेंस के रूप में आए। क्यों आए, क्योंकि उसमें कुछ बातें लिखी हुई थी जिसका उस केस से लेना देना था, जिसमें पहले यह तय करना था कि वास्तव में राम थे या नहीं। कोर्ट में यह साबित करना पड़ा था कि तभी ना ये तय होगा कि ये राम जन्मभूमि उनकी है या नहीं, पहले राम तब ना उनकी जन्मभूमि। तो इसके लिए जो है वो धर्म ग्रंथ और बाकी चीजों का यूज किया गया। तो कहा ये डिपेंड करता है। इसी तरह से कस्टम और रिचुअल्स वगैरह को लेकर के तो बड़े सारे ऐसे मामले होते हैं। मान लीजिए किसी का डेथ हुआ और उसी समय जो है उस दिन कोई कस्टम वगैरह जैसा चीज था जिससे जो है वो बहुत जगह ऐसा कस्टम रहता है कि चाबुक वगैरह मारना और या कुछ ऐसा चीज, और मान लीजिए कि उसी दिन किसी की डेथ हो गई। अब कहा जा रहा है कि कहीं यही चीज तो उसका वजह नहीं था, कहीं इस कारण तो उसे हार्ट अटैक नहीं आ गया, मैं भूल रहा हूं। लेकिन कुछ एक फंक्शन होता है जहां पे लोग अपने आप को जो है वो पेन देते हैं और पेन देते हैं, और ये इसीलिए देते हैं क्योंकि कहते हैं कि हमने शायद कुछ गलत या ये किया होगा तो वो मेरा ठीक हो जाए या जो भी। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बताइए, हो सकता है कि इस कारण से क्या हुआ हो, मतलब ये नहीं पता उस कारण से, लेकिन ये भी चीज है, इसलिए उस कस्टम को देखा जाएगा कि क्या वास्तव में कस्टम था या कस्टम के नाम पे बजा दिया गया उसका। तो इसीलिए ये चीज क्या होगा, ये भी रेलिवेंट में आएगा। फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडीली फीलिंग। यहां पे जो है वो कहा गया कि कोई भी चीज अगर किसी को कोई नुकसान हो गया, स्टेट ऑफ माइंड को ये भी जो है वो इफेक्ट करता है। ए बी है, दोनों के साथ बिजनेस था, बी के जो बिजनेस का जो डिसीजन था उसके कारण बहुत लॉस हो गया, ए भी उसका पार्टनर था। तो कह रहे हैं कि लॉस वगैरह भी जो है वो शायद किसी स्टेट ऑफ माइंड को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और उसके कारण क्या हो सकता है, उस स्टेट ऑफ माइंड के कारण शायद ऐसा किया गया हो। तो कभी कभी स्टेट ऑफ माइंड ये भी जो है वो क्या बनता है हमारा, कोई आदमी इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, इतना ज्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड था जिसके कारण ऐसा कर दिया, तो ये भी चेक किया जाता है कि कहीं डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब तो वजह नहीं था किसी चीज को करने का। तो स्टेट ऑफ माइंड, इंसॉल्वेंसी, लॉस या खास तरह का इलनेस, ये सब भी जो है वो रेलिवेंट फैक्ट में आता है। फैक्ट बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। कहा गया कि कोई भी चीज एक्सीडेंटल है या क्या है, सोच समझ करके किया गया, ये भी अपने आप में एक क्या है, एविडेंस है। जैसे यहां पे ए एक्यूज ऑफ फ्रॉडुलेंटली डिलीवरिंग बी ए काउंटरफिट करेंसी, नकली नोट देता है। वेदर द डिलीवरी ऑफ करेंसी वाज एक्सीडेंटल। मान लीजिए कि मेरा छोड़िए, मेरे पास तो इसमें पैसा ही नहीं तो मैं कैसे दूं, लेकिन मान लीजिए कि इस बार जो है वो विशाल ने जो है वो चिराग को जो है वो पैसा दिया, और पैसा दिया तो पैसा में जो है वो नकली नोट। अब जो है वो चिराग को जब ये विशाल से जो है वो नोट मिला तो उसमें उन्होंने क्या देखा कि उसमें कौन सा नोट था, नकली नोट था। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि विशाल ने ये इंटेंशनली नहीं दिया हो, वो नोट छापते थोड़ा ना है, उनको कहीं से आया, उन्होंने क्या कर दिया, दे दिया, मतलब जो नोट था उसमें एक दो क्या था, नकली नोट था। लेकिन सुनिए, अब ये भी चीज जो है वो कैसे जो है रेलिवेंट फैक्ट होगा, कौन सा चीज, एक बार विशाल ने जो है वो एकलव्य को पैसा दिया था, वो 200-200 रुपया मांग रहे थे, इन्होंने जो है वो 2 लाख रुपया दिया था। अब जो है इन्होंने जो 2 लाख रुपए दिए थे एकलव्य को, उसमें भी जो है वो 500-500 के जो है वो 10 नोट नकली थे। अब देखिए मामला किसका चल रहा है, मामला तो चिराग और विशाल का चला। चिराग ने कोर्ट में केस किया
कि विशाल ने क्या किया, मुझे नकली नोट दिया है। कह रहे हैं कि अब इस चीज के लिए ये भी चीज एविडेंस में काम आएगा। कौन सा चीज? कि विशाल ने एक बार एकलव्य को जो दिया था वो भी नोट क्या था, नकली था। तो ये भी रेलिवेंट फैक्ट हो, ये भी जो है वो रिलेवेंट फैक्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो उससे क्लोजली जुड़ा हुआ है कि ये एक्सीडेंटल नहीं है, इनका काम ही यही है। पैसे जब भेजना रहता है तो बीच में नकली नोट क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन एग्जिस्टेंस, इसमें कह रहे हैं वेयर देयर इज अ क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट वाज डन, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू विच नेचुरली वुड हैव बीन डन इज रेलिवेंट। जैसे वेदर अ पर्टिकुलर लेटर वाज डिस्पैच, कहा गया कि किसी चीज को जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो उसमें यह भी देखा जाता है कि क्या ये वर्क इन जनरल बेसिस पे होता है, और अगर होता है तो ऐसे केस में वो भी उसका पार्ट माना जाएगा। जैसे कोई एक चिट्ठी है, ये चिट्ठी डिस्पैच किया गया या नहीं। कहा गया कि हर बार जब भी चिट्ठी डिस्पैच किया जाता है तो जितने भी शाम में इस डेस्क पे या इस बास्केट में चिट्ठी होते हैं, उस पे जिसका एड्रेस लिखा हुआ है उस डिपार्टमेंट का काम है उस चिट्ठी को क्या कर देना, भेज देना। बैंक वगैरह का मामला था कि नहीं मुझे इंटीमेट किया गया कि मेरा लोन ड्यू है, बिना ये बताए हुए मेरे कार उठा लिए गए या जमीन को बेच दिया गया, कुछ ऐसा। तो कहा गया कि नोटिस भेजा गया। कहा गया कैसे? तो कहा गया कि ये चीज मैटर करता है कि जहां से जो है वो हर दिन डाक जाता है वहां पे वो लेटर रखा गया था। तो इसका मतलब है कि जब ये नॉर्मल कस्टम है कि वहां जो भी चीज रखा जाता है वो क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है, तो वो भेजा गया होगा। मतलब ये एक क्या हो गया, रिलेवेंट फैक्ट हो गया, और ये भी क्लोजली क्या है, रिलेटेड है। देखिए हमने एक बार बैक होइए, यहां बी क्या लिखा हुआ है, एडमिशन एंड, एक बार यहां बैक होइए ताकि समझ सके कि पढ़ क्या रहे थे। हम बेसिकली पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, मैंने किस किस चीज को रेलिवेंट फैक्ट मानेंगे, किस किस एविडेंस को। उसमें एक पार्ट था क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट, इसके भीतर का इनमें से कोई चीज है तो वो क्या हुआ, क्लोजली कनेक्टेड, और जो चीज क्लोजली कनेक्टेड होंगे वो क्या होंगे, रेलिवेंट फैक्ट। अब इसी में दूसरा चीज क्या है, एडमिशन एंड कन्फेशन। एडमिशन एंड कन्फेशन को जरा ध्यान से समझिएगा। यहां एडमिशन का मतलब है स्टेटमेंट गिवन बाय अ पर्सन इज कॉल्ड एज व्हाट, एडमिशन। स्टेटमेंट गिवन बाय अ पर्सन इज कॉल्ड व्हाट, एडमिशन। तो कहा गया कि एडमिशन का मतलब है कि अगर कोई भी उस चीज से रिलेटेड कोई बात कहे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडमिशन। एंड नाउ एडमिशन इज व्हाट, रेलिवेंट फैक्ट, क्योंकि हम यही तो पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सा चीज रेलिवेंट फैक्ट होगा। तो कहा रेलिवेंट फैक्ट है कौन सा चीज, एडमिशन। बशर्ते क्या होना चाहिए, कहा कि ये चीज जो है वो आपके मैटर से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडमिशन बोलेंगे। कहा ठीक है। यहां पे दिया हुआ है देखिए क्लासिफाइड, क्या क्या कह रहे हैं, सेक्शन 16 to 18, जहां पे जो है इन्होंने सेक्शन 16 में बताया कि या तो ये किससे जुड़ा हुआ रहे या क्या रहे, रेफरेंस। और रेफरेंस का मतलब होता है उस बात को बताने के लिए कुछ कहा जाना, क्या कहलाता है, रेफरेंस। और सब्जेक्ट मैटर तो सीधा सीधा हो गया, जो घटना हुई है उससे जुड़ा हुआ चीज है तो उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट मैटर। रेफरेंस का मतलब है जिन चीजों से उस घटना को आप कनेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस। तो कहा गया कोई भी स्टेटमेंट जो डायरेक्टली, तो देखिए फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा इन वर्ड्स को, नहीं तो रटते रटते दम निकल जाएगा और उस समय कुछ नहीं समझ में आएगा। जैसे एक स्टोरी था बैग पेपर ऑफ हैमलिन, जिसमें एक हैमलिन आप लोग के कोर्स में था नहीं, मैं बहुत पहले पढ़ा था। उसमें क्या था, एक हैमलिन नाम का शहर था जापान में, वहां बहुत चूहे थे। तो एक बैग पेपर आया जिसका एड भी आता है, वो बैग पेपर का खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, मैं आप और बैग पेपर क्लब सोडा। ये एक ब्रांड है, लेकिन बैग पेपर वैसे एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, सुना था ये का। तो वहां बहुत चूहे थे, तो राजा ने बुलाया और उसको बोला बजाने वाले को कि तुम इसका उपाय बता सको। बोला बिल्कुल, एक चूहा नहीं रहेगा सर में। बोला ऐसा कर दोगे? इतना लोग तंग थे कि राजा ने बोला बिल्कुल, और तुम्हें इतना इनाम और राज का एक हिस्सा भी दूंगा। हाँ ठीक है। वो जो है बैग पेपर बजाने लगा और उसमें कुछ खास तरह का धुन था। जैसे से वो बजाता था सारे चूहे क्या होते थे,
पीछे पीछे आने लगते थे। फिर वो जो है एक पहाड़ी के पास गया और वहां से साइड हो गया और बजाने लगा। सारे चूहे धप 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 खाई में गिरे और खत्म, मतलब गायब हो गए। वहां के बाद किसी को नहीं पता कि चूहे कहां गए। अब ये आया और बोला 2 पैसे और 2 राज। तो उन्होंने कुछ चीज दिया, बोला बहुत है। बोला आपने तो राजपाट और यही बोला कोई बात नहीं, चूहे भगाने के लिए इतना बहुत है। अब वो बोला अब तू देख, और फिर बजाना शुरू किया। धुन अलग था इस बार। उस धुन को सुनकर के जितने बच्चे थे वो सब पीछे पीछे आने लगे। जो गुरकने वाले थे वो भी गुरक गुरक करके, स्क्रॉल कर करके, जो चलने वाले थे चल चल करके, और फिर वहां गए और वहां से सारे बच्चे गायब। अब रोना पीटना शुरू। पूरे के पूरे जो है वो हैमलिन से जो है वो सारे बच्चे गायब। तो अब तो बोला गया राजा को अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक वैसे ही अगर ध्यान से बात को नहीं सुनिएगा तो जैसे ही मैं हटूंगा वैसे ये सब उड़ जाएगा और लगेगा क्या पढ़ा, क्या हो, क्या गया। एकाएक सन्नाटा जैसा लगेगा कि हम कर क्या रहे थे 4 घंटे से, कहां गया सब कुछ। लेकिन अगर कनेक्ट कर पाइएगा तो सब ध्यान रहेगा। तो याद रखिएगा, एडमिशन और कन्फेशन नहीं आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सा चीज किस कैटेगरी में आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट। और उस रेलिवेंट फैक्ट में कहते हैं जो चीज क्या होगा, क्लोजली होगा वो भी रेलिवेंट फैक्ट होगा, और जो क्या होगा एडमिशन या कन्फेशन होगा वो भी क्या होगा। लेकिन कहा एडमिशन का मतलब स्टेटमेंट, लेकिन वो स्टेटमेंट किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। कहा वो स्टेटमेंट आपका जुड़ा हुआ होना चाहिए या तो सब्जेक्ट मैटर से या उसके किससे, यानी जो सब्जेक्ट मैटर के बारे में क्या करे, बात करे। एंड एडमिशन बाय गवर्नमेंट इज ओनली रेलिवेंट एंड नॉन, देखिए गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया कोई भी स्टेटमेंट वो क्या होगा, रेलिवेंट होगा, लेकिन वो कंक्लूसिव नहीं होगा। क्योंकि वो कंक्लूसिव जो है वो कब होगा, कहा कि अनलेस द पार्टी टू हुम दे आर मेड आर एक्सेप्टेड अपॉन दस अल्टर्ड हिज डेट्रीमेंट। अगर सरकार ने कहीं कुछ कहा और उस चीज के बेसिस पे आपने उन चीजों को इंप्लीमेंट कर दिया तो वैसे केस में वो कंक्लूसिव माना जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया तो वो रेलिवेंट होगा लेकिन कंक्लूसिव नहीं होगा कि पता नहीं आपने उसको माना होगा या नहीं माना होगा। इसलिए दोनों ही चीज आपके क्या होंगे, वो रेलिवेंट हो गए, दोनों चीज कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे। कंक्लूसिव का मतलब होता है जिसको एडमिशन कर लिया जाए, यानी कि जिसको कोर्ट क्या करेगी, एक्सेप्ट कर लेगी वो चीज। तो एडमिशन में हम कह रहे हैं कि चाहे सब्जेक्ट मैटर से या रेफरेंस उससे जुड़े हुए चीज से, तभी तो कह रहे हैं क्या कोर्ट का कोई नोटिफिकेशन इस बारे में आया, किस बारे में, 2 लोगों के बीच में डील हुआ और ये डील जो है सामान देने का था, कोर्ट का नोटिफिकेशन उस बीच में आया, इस चीज पे जीएसटी बढ़ गया, या कुछ आपने बोला था इंडिया के बाहर से मंगा करके देंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गया। ये सब रेलिवेंट होगा। क्यों होगा, मैंने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, क्यों ब्रीच किया, आपको मैंने कहा था ये सामान मैं आपको ला करके दूंगा और ये यूएसए से मैं मंगाता था, इंपोर्टेड सामान था, उस पे गवर्नमेंट ने जो है वो कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। अब वो सामान जितने में आपको मैंने बोला दूंगा उतने में तो मैं खरीद के भी नहीं ला पा रहा हूं कस्टम ड्यूटी की वजह से। मैंने बोला मैं नहीं मंगाता ये सामान। अब मैंने जो ब्रीच किया इसमें वजह है, और वो वजह क्या है, गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन। तभी तो कह रहे हैं या तो सब्जेक्ट मैटर से जुड़ा हुआ होगा या उससे कनेक्टेड रेफरेंस होगा कि जो चीज हमारे लिए है उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी। एंड एडमिशन मस्ट बी व्हाट, क्लियर, प्रिसाइज, व्हाट, नॉट वेग और एम्बिगुअस। कहीं भी किसी तरह से मनगढ़ंत नहीं होना चाहिए। कन्फेशन, किसी के द्वारा कहा गया कोई भी चीज एडमिशन होगा, स्टेटमेंट होगा, कोई भी चीज जो कहा गया लेकिन वो क्या होगा, रिलेटेड होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर या रेफरेंस, यानी कि उस चीज से रिलेटेड होना चाहिए। कहा गया कि यही कहने वाला व्यक्ति वो व्यक्ति हो जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया, तो इस एडमिशन को जो है वो क्या नाम दे देते हैं, कन्फेशन नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, कन्फेशन। इस बार बोलने वाला बंदा कौन है, वही है जिसके ऊपर क्या लगा है, जिसके ऊपर इल्जाम लगा है। मामला कोई भी हो, अगर वो खुद कह रहा है कि हाँ मैं वहां गया था, फिर वहां फिर चाकू लाया, फिर ये किया, फिर वो किया, दिस इज कॉल्ड व्हाट, कन्फेशन। अब लेकिन यहां कन्फेशन से रिलेटेड कुछ बात कही गई है। कहा गया कि कन्फेशन तभी एक्सेप्टेबल है व्हेन इट इज गिविंग इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट। किसके सामने दिया गया है, पुलिस को दिया गया कन्फेशन एविडेंस का पार्ट नहीं होता। उसके बेसिस पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में ये एडमिसिबल नहीं है।
क्या नहीं है? जब कौन ये बयान दे रहा है? कन्फेशन अगर है तो ये जो है वो एडमिसिबल, लेकिन इसमें फिर इफ बट है, हालांकि उतना नहीं है आपके डेप्थ में, बस बात कर रहे हैं तो कर लेते हैं। लेकिन अगर पुलिस जितने भी चीज उन्होंने कन्फेशन में बोला ये सारे चीजों का सीरीज जमा कर लेती है, इन सारे चीजों को कनेक्ट कर लेती है, तो क्या होगा? अगर वो सारे चीजों को कनेक्ट कर लेती है तो ऐसे केस में जो है वो कन्फेशन वैलिड माना जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस बीच में श्रद्धा नाम का जो है वो, अब कोर्ट में तो नॉर्मली ऐसा ही नाम दिया जाता है, जिसमें केस आया था कि उसके टुकड़े टुकड़े करके पहले चीजों को फ्रिज में रखा गया, फिर धीरे धीरे पॉलिथीन में बांध करके एक पार्क में धीरे धीरे डिस्पोज किया गया। उसने खुद बताया ये सारा चीज कि फलाने जगह बाथरूम में मैंने उसको वॉशरूम में काटा था, इस चीज से काटा था, फिर इसमें बांध करके वहां पे जो है वो इस तरह का केमिकल का यूज किया था, जो जो उसने बोला सब चीज, फिर फलाने जगह फेंका। पुलिस जो है वो सारा चीज जमा करते गई। फ्रिज में वही डीएनए मिला जो श्रद्धा का था, वॉशरूम में जो ब्लड सैंपल बचे हुए रह गए थे वो भी जो देखा गया वहां भी वही चीज मिला, उसके ट्रेसेस मिल गए। पार्क जहां बोला वहां पे पॉलिथीन मिलने शुरू हुए, मैक्सिमम पार्ट रिकवर हो गया, उसका डीएनए किया गया तो वो उसी के मम्मी पापा, मतलब कहने का मतलब वो सारी कड़ी जुड़ती गई। अब उसने बोला कि ये जो है मुझसे जबरदस्ती बुलवाया गया। अब वो डिनाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जितनी बातें उसने कही वो सारे चीज का सीक्वेंस पुलिस ने क्या कर लिया? जमा कर लिया। बट इफ यू फाउंड नथिंग, तो कन्फेशन के बेसिस पे कभी भी फैसला, और किसके सामने दिया तो, लेकिन यही मजिस्ट्रेट के सामने देगा तो मिलेगा। अब उसके बेसिस पे जो सजा देना है वो दिया जाएगा। तो मजिस्ट्रेट के सामने अगर आप देते तो क्या माना जाएगा? वैलिड। पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन वैलिड नहीं होगा। ए एंड बी ज्वाइंटली ट्राइड फॉर, अच्छा एक और चीज, अगर मान लीजिए कि दो लोग मिलकर के जो है वो क्या कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं, प्रियांशी स्नेहा दोनों मिलकर के, उसमें से पकड़े कौन गए थे? प्रियांशी पकड़े गए थे, नहीं भाग पाए, पकड़े गए। अब अगर ये पकड़े गए तो इन्होंने बयान दिया, और इन्होंने बयान में जो है वो बोला कि मैंने और स्नेहा ने। मुझे बताइए क्या ये कन्फेशन प्रियांशी के लिए होगा या ये स्नेहा के लिए भी कन्फेशन होगा? क्या ये प्रियांशी के लिए कन्फेशन होगा? यस या नो? खुद बोल रही तो होगा। क्या ये स्नेहा के लिए एडमिशन होगा या कन्फेशन? बिकॉज एडमिशन इज स्टेटमेंट गिवन बाय अनदर पर्सन एंड कन्फेशन इज स्टेटमेंट गिवन बाय एक्यूज्ड। अब कहा गया कि यहां पे अगर आप एक ही ट्रांजैक्शन को दोनों मिलकर के किए हैं तो उसमें से एक भी पर्सन के द्वारा दिया गया बयान दोनों का कन्फेशन माना जाता है। इसीलिए ना किसी एक को पकड़ा जाता है किसी भी घटना में, ताकि वो सबके लिए क्या करेगा? सबूत का काम करेगा, और उसके बेसिस पे क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। कन्फेशन कॉज्ड बाय, लेकिन हां किसी भी तरह से कन्फेशन कैसे आप कर रहे हैं? इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्सियन और प्रॉमिस, किसी भी तरह से किसी तरह से इंड्यूस करके, बहला फुसला करके, धड़ा धमका करके कर रहे हैं, या जो है वो प्रॉमिस जिसमें कहते हैं कि नहीं करोगे, तुम्हें मेरी कसम, दिस दैट। पता नहीं लॉ अभी तक ये बात कहता है, ऐसे कोई कसम दे के थोड़ा ना करा सकता है, लेकिन ऐसा मैंने देखा है, कसम दे के काम कराया जाता है। मेरी मम्मा n नंबर ऑफ काम कराई हुई है, और सिर्फ ये करके, नहीं करोगे ना तो मम्मा का दिस, अरे तेरी के जा तो रहा ही था। तो ऐसे करके बहुत इमोशनल अत्याचार होता है। तो कहा गया कि शायद इसीलिए अभी तक क्या माना गया है कि अगर ऐसे करके बोला जाए कि नहीं करोगे तो मेरा मरा मुंह दुखेगा, जाके कन्फेशन कर लो, बोला गया ऐसा कन्फेशन जो है वो कन्फेशन के दायरे में। किसी ने डराया कन्फेशन नहीं करोगे तो पता है ना बच्चे तेरे कितने बजे स्कूल से आते हैं, तो मेरे बच्चे मुझे नहीं पता रहेगा कितने बजे स्कूल से आते हैं। आइए, एडमिशन कन्फेशन आपके एग्जाम में ये चीज हो सकता है 3 से 5 नंबर का, क्या करे इस चैप्टर से कुछ ना दे करके सिर्फ यही दे दे। दोनों के बीच में अंतर, इट कैन टेक प्लेस इन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केस। कौन सा चीज? एडमिशन, क्योंकि एडमिशन इज व्हाट? स्टेटमेंट गिवन बाय पीपल इज कॉल्ड व्हाट? लेकिन कहा गया कि कन्फेशन सिर्फ किस में हो सकता है? क्रिमिनल मामले में। सिविल मामले में जो है वो कन्फेशन पे काम नहीं होता है, उसके लिए सबूत चाहिए रहते हैं और भी। एन एडमिशन मे बी विदाउट डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी, लेकिन इसमें क्या है? डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्ट। इट मे बी मेड बाय एनीथिंग इंक्लूडिंग
विटनेस, जो लोग विटनेस हैं वो भी जो कह रहे हैं वो भी क्या कहलाएगा? स्टेटमेंट, क्योंकि एनी स्टेटमेंट गिवन बाय एनी पर्सन इज कॉल्ड व्हाट? बट इट मस्ट बी रिलेटेड टू द फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट होना चाहिए। बट इट कैन बी मेड बाय होम? सिर्फ और सिर्फ क्या बोला? एक्यूज ओनली। इट नीड नॉट बी ए वॉलंटरी स्टेटमेंट। बोला गया ये जो है वो वॉलंटरी स्टेटमेंट नहीं भी हो सकता है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है बोला गया, सम्मन भेजा गया, आइए और कोर्ट में आकर के अपना क्या दीजिए? बयान दीजिए, और नहीं तो कोर्ट के नजरों में आसान शब्दों में कूटेंगे। मतलब वारंट भेजेंगे और पकड़ करके आपको लाएंगे, प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट, जबरदस्ती आपको बोल रहे हैं आइए और आकर के क्या दीजिए? बयान दीजिए। लेकिन इट कैन नॉट बी मेड इन केस ऑफ कन्फेशन। कन्फेशन में नहीं बोल सकते हैं। ये हमेशा क्या रहेगा? वॉलंटरी। अपने मर्जी से कोई जो है वो कन्फेशन करना चाहे तो करे, क्योंकि हमने तो पढ़ा ही हुआ है कोर्शियन, डरा धमका करके आप क्या नहीं कर सकते हैं? स्टेटमेंट अगर लिया, कन्फेशन लिया तो वो कन्फेशन नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब है स्टेटमेंट डरा धमका करके, डरा धमका के मतलब मर्जी नहीं है तो, डराना नहीं, मर्जी नहीं है तो बिना मर्जी के भी कोर्ट ने बोला बयान देना पड़ेगा। क्यों नहीं बयान देना चाहता था? हुजूर डर लग रहा है कहीं वो हमें कुछ कर देगा, इतने लोग मर गए, डर लग रहा है, तू चश्मदीद गवाह है, आकर के क्या करो? बयान तो दो अपना, जो बयान देना है आकर के दो। इट कैन बी मेड बिफोर एनीवन। किसी के सामने आप स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ये सिर्फ किसके सामने? नहीं देंगे मजिस्ट्रेट के सामने तो वो कन्फेशन माना ही नहीं जाएगा, वैलिड ही नहीं है। बट स्टेटमेंट वैलिड है, पुलिस के सामने दीजिए, कोर्ट में दीजिए, स्टेटमेंट वैलिड है। एडमिशन मेड बाय एन एजेंट विल बाइंड द प्रिंसिपल। किसने स्टेटमेंट दिया? पढ़ा है हम लोगों ने एजेंसी का रिलेशन, प्रिंसिपल एंड एजेंट। ग्रुप 1 में कौन सा चीज जब पढ़ रहे थे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसी सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसमें भी एजेंसी था कि एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है तो प्रिंसिपल की अकाउंटेबिलिटी होगी। अगर उसने स्टेटमेंट दिया एजेंट ने कि जो है ये चेयर जो है वो 1000 रुपए का है, प्रिंसिपल को ये बात क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके अंडर में काम कर रहा है। इट विल बाइंड ओनली द मेकर अनलेस इट इज केस ऑफ व्हाट? को-एक्यूज्ड। कौन सा एग्जाम्पल ये हुआ? अभी अभी जो बताया, को-एक्यूज्ड है तभी। मतलब एक के कहने पे दूसरे की अकाउंटेबिलिटी नहीं आती है। किसमें? कन्फेशन में। लेकिन स्टेटमेंट में होता है। ये सिर्फ तब होगा जब दोनों क्या हैं? को-एक्यूज्ड, दोनों दोषी हैं। प्रियांशी, स्नेहा, दोनों जो है वो मिलकर के ये क्राइम को अंजाम दिए हैं। अब इसमें दोनों को-एक्यूज्ड हैं, दोनों दोषी हैं, तो कोई एक भी अगर देगा स्टेटमेंट तो वो कन्फेशन, एक भी देता है तो वो दोनों का क्या माना जाएगा? कन्फेशन माना जाएगा। ऑल द एडमिशन आर बट ऑल कन्फेशन आर। क्यों भाई? क्योंकि एडमिशन का क्या डेफिनेशन है? स्टेटमेंट गिवन बाय एनीवन। तो चाहे वो एक्यूज्ड ही क्यों ना हो, स्टेटमेंट ही तो दिया है। लेकिन अगर जो है हम बोलते हैं क्या सारा का सारा जो है वो एडमिशन कन्फेशन है? नहीं, किसी और ने दिया तो वो सिर्फ क्या रहेगा? एडमिशन रहेगा, और वो जो है वो कन्फेशन नहीं माना जाएगा। स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज व्हाट? विटनेस। यानी कि अगर हम यहां देखते हैं कि स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज व्हाट? विटनेस। क्या मतलब है? वो व्यक्ति जिसको हम क्या नहीं कर सकते हैं? नहीं बुला सकते। किस चीज के लिए? लेकिन वो भी क्या माना जाएगा? रेलिवेंट माना जाएगा। यही तो हम देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट? रेलिवेंट फैक्ट। रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। स्टेटमेंट रिलेटिंग टू कॉज ऑफ डेथ, ये बेसिकली कह रहे स्टेटमेंट रिलेटिंग टू कोर्स ऑफ बिजनेस, स्टेटमेंट अगेंस्ट इंटरेस्ट, स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट, कस्टम और मैटर, स्टेटमेंट रिलेटिंग टू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप, स्टेटमेंट रिलेटिंग टू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप व्हाट? किसके साथ? डिसीज, जिसकी डेथ हो गई। स्टेटमेंट इन एनी डीड, will or other document relating to right or custom, statement relating to expression, feeling or impression। ये जितने भी चीज हैं वो क्या है? कहा ये सब के सब चीज जो है वो किस में आएंगे? ये सारे के सारे चीज आपके किस दायरे में आएंगे? ये सब जो है वो आपके रेलिवेंट फैक्ट में आएंगे। जैसे हम लोगों ने वहां पे किसको देखा था? जो आपके जो है वो
क्लोजली हेल्ड थे, उसके भीतर ढेर सारा चीज देखा था। वैसे ही ये हमारे जो है वो क्या है, स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, यानी कि कोई जो है वो रिटेन या वर्बल रेलिवेंट फैक्ट जो है वो किसी पर्सन ने दिया है, लेकिन क्या है वो अब नहीं रहा, या हु कैन नॉट बी फाउंड, या तो मर गए या उनका अता पता नहीं है, या वो जो है वो अब इतने कैपेबल नहीं है कि एविडेंस क्या कर सके, दे सके, या जिनका अटेंडेंस जो है वो नहीं पॉसिबल है, या बहुत डिले होगा, बहुत खर्च होगा, बहुत दूर दराज रहते हैं। ऐसे केस में कहा कि अंडर विच द सर्कमस्टांसेस ऑफ केस अपीयर द कोर्ट अनरीजनेबल आर देमसेल्फ रेलिवेंट फैक्ट इन फॉलोइंग केस। इन केस में इस तरह से हम उस चीज को क्या करेंगे, रेलिवेंट मानेंगे, भले वो नहीं आ सकते हैं, अगर इनसे जुड़ा हुआ चीज रहा तो ये क्लियर हो जाएगा जब हम इसके एक एक को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और वो है पहला, स्टेटमेंट रिलेटिंग टू कॉज ऑफ डेथ। कह रहे कि when the statement is made by a person as to the cause of death or as to the circumstances of transaction which resulted in his death, in case in which the cause of person's death come into question, such statement are relevant whether the person who made them was or was not at the time when they made under exceptions of death but natural proceeding of the cause death into the question। कह रहे हैं अगर किसी के जान से मारने वाली कोई घटना है, अगर कोई ऐसा मामला है, तो उसमें जो बयान दे रहा है, जो पर्सन ये इस बात को कह रहा है, इस बात से स्टेटमेंट रिलेटिंग टू कॉज ऑफ, कह रहे हैं इस बात के लिए भले वो पर्सन वहां पे था या नहीं था, लेकिन अगर उसके बाद इससे रिलेटेड कहीं कोई जानकारी है तो हमेशा वो जानकारी क्या मानी जाएगी, रेलिवेंट फैक्ट, क्योंकि मामला ही इतना है और उसके बेसिस पे हम आगे छानबीन करेंगे। लेकिन भले वो वहां पे था या नहीं, लेकिन वो कोई बात बता रहा है। क्या बता रहा है, ए और बी के बीच में बड़े दिनों से अनबन चल रही है, ए और बी साथ में रहते थे, लेकिन कुछ दिनों से लगातार उनके बीच में झगड़े हो रहे हैं। जब मारा ए ने बी को तो वो बंदा नहीं था, लेकिन वो उसी से रिलेटेड चीज को क्या कर रहा है, बता रहा है। स्टेटमेंट रिलेटिंग टू कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर मान लीजिए कि कोई मामला है और उसमें उससे जुड़ा हुआ ही कोई जो है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, कहा गया कि भले वो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना रहे, लेकिन अगर वो इस बार, क्योंकि आपका क्रिमिनल मैटर भी हो सकता है और कौन सा मैटर हो सकता है, सिविल भी हो सकता है, तो यहां पे कह रहे हैं कि अगर वो बिजनेस ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ ही कोई मामला है, भले वो उससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो भी जो है वो क्या माना जाएगा, रेलिवेंट फैक्ट। जैसे मैंने जो है वो सृष्टि को जो है वो कंसाइनमेंट नहीं दिया, मान लीजिए 500 चेयर का कंसाइनमेंट मुझे उन्हें क्या करना था, देना था। अब कह रहे हैं कि अगर नहीं दिया तो इस केस में जो हमने पहले भी एग्जांपल लिया, कह रहे स्टेटमेंट रिलेटिंग टू व्हाट, कोर्स ऑफ बिजनेस। अब इसी में जो है वो मैंने नहीं दिया, लेकिन मेरे पास जो है वो रॉ मटेरियल जो आता था वो ऋषभ से आता था, प्लास्टिक, ऋषभ ने मुझे सप्लाई नहीं किया। कह रहे हैं कि ऋषभ का तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि केस किसका चला, मैंने नहीं केस किया है ऋषभ के ऊपर, केस किसने किया, सृष्टि ने मेरे ऊपर केस कर दिया कि सर ने 500 चेयर मुझे सप्लाई नहीं किया। कहा कि ऐसे में जो है अगर कोई जानकारी है जो मेरे और इनसे नहीं बल्कि उसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, कोर्स ऑफ बिजनेस से ही क्या है ये, रिलेटिंग टू कोर्स ऑफ बिजनेस, तो भी वो क्या माना जाएगा, रेलिवेंट माना जाएगा कि मुझे रॉ मटेरियल जो है वो नहीं मिला था, शायद इसीलिए मैंने नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि इनको पेनलाइज किया जाए, वो तो अलग बात है जब मैं करूंगा, लेकिन कहा गया कि एविडेंस के तौर पे ये भी बात रखा जा सकता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के फुलफिल नहीं होने में इन चीजों का भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन है। स्टेटमेंट अगेंस्ट इंटरेस्ट, व्हेन ए स्टेटमेंट इज अगेंस्ट द पिक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट ऑफ ए पर्सन मेकिंग इट, और व्हेन इफ ट्रू इट वुड एक्सपोज्ड हिम और वुड हैव exposed him to a criminal prosecution or to a suit for damage। कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा चीज जिससे दूसरे का पिक्यूनरी इंटरेस्ट जो है वो इन्वॉल्व है, जैसे मान लीजिए कि प्रियांशी ने मुझे टपका दिया, अब इससे रिलेटेड कोई चीज तो नहीं मिल रहा है, लेकिन जो है क्या पता चल रहा है कि एक जो है वो टीचर हैं जो वही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो मैं पढ़ाता हूं, सेम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और कुछ दिनों से जो है ये उनके कांटेक्ट में है। उस टीचर ने मुझे नहीं टपकाया,
टपकाया इन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो कोई एक इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है किसी का, जो इस घटना से क्या है, रिलेटेड है। तो ये भी एक एविडेंस हो सकता है कि हु इज दैट पर्सन जो इस बीच में इनसे क्या है, कांटेक्ट में है। और यहां इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, इस चीज से रिलेटेड। और भी चीज है, मैंने जो है वो सृष्टि को, अब ये सिविल मैटर भी हो सकता है और क्रिमिनल मैटर भी, मैंने सृष्टि को क्या नहीं किया, 500 चेयर नहीं दिए, लेकिन इस बीच में जो है मैं जो है वो किसी ऐसे पर्सन के टच में हूं जो होलसेल में जो है वो चेयर सप्लाई कर, चेयर खरीदते हैं और बाहर भेजते हैं। तो अब पता नहीं मैंने उनको दिया या नहीं दिया, डजंट मैटर, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा चीज बीच में क्रिएट हो रहा है जहां किसी और का इंटरेस्ट क्या हो सकता है, हो सकता है। तो तभी तो बोल रहा हूं कि अब ये एडमिसिबल कोर्ट में होगा ये नहीं पता, बट दिस इज व्हाट रेलिवेंट फैक्ट से क्या है, रिलेटेड है। तभी तो हम इसी में से एविडेंस से क्या बोला, एविडेंस के लिए ट्राई टू कनेक्ट एज मच एज एविडेंस एंड द कोर्ट विल डिसाइड विच वन इज एडमिसिबल। A statement relating to the opinion as to the existence of public right, custom or matter, public or general interest। अब इसमें फिर वही है कि कोई चीज क्या है, कस्टम से जुड़ा हुआ हो, कोई पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ हो, तो वो भी चीज क्या करता है, मैटर करता है। बस डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। जैसे हम लोगों ने वहां पे जितने चीज हमने पढ़े थे सब उसी का तो टाइप आ रहा है। अब जैसे मतलब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का बोला था, कोई कस्टम है, कोई चीज है, उससे जुड़ा हुआ है, गीता ग्रंथ, पुराण, जो भी चीज, जिस भी चीज को लेकर के रहे वो चीज है। जो मैंने बोला था कि कहीं कोई कस्टम से रिलेटेड किसी की डेथ हुई, चाबुक वगैरह ये करने से, वो वजह है या कुछ और उसका वजह है। स्टेटमेंट रिलेटिंग टू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी व्हाट, अब ये रिलेशनशिप, इसमें जो है वो अगर कोई क्या है, आपके जो है मैरिज और एडॉप्टेशन बिटवीन पर्सन और रिलेशनशिप ऑफ ब्लड, मैरिज, एडॉप्टेशन, कह रहे ये सब भी किसका पार्ट माना जाएगा। जैसे इनके कौन कौन रिलेटिव हैं, इन्होंने किसी बच्चे को गोद लिया, ऐसा कोई भी चीज जो है वो क्या माना जाएगा, ये जो है वो रेलिवेंट फैक्ट जो है वो माना जाएगा। स्टेटमेंट रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप विथ डिसीज्ड, जिसकी डेथ हो गई उससे भी जुड़ा हुआ, जिसने किसी को मारा है उससे भी जुड़ा हुआ, जिसने ब्रीच किया है उससे भी जुड़ा हुआ, जिसके साथ ब्रीच हुआ है उससे भी जुड़ा हुआ। जो भी रिलेशंस होंगे और वो जो भी जो है ट्रांजैक्शन किए होंगे, वो सब किसका पार्ट माना जाएगा, रेलिवेंट फैक्ट का जो है वो पार्ट माना जाएगा और वो एविडेंस के कैटेगरी में आएगा। स्टेटमेंट इन एनी डीड, विल और अदर डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू राइट और कस्टम, यहां पे कह रहे व्हेन द स्टेटमेंट इज कंटेन्ड इन एनी डीड, विल और अदर डॉक्यूमेंट दैट इज ट्रांजैक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड, क्लेम, मॉडिफाई, रिकॉग्नाइज्ड, डिनाइड और विच वॉज इनकंसिस्टेंट विथ द एग्जिस्टेंस। अगर मान लीजिए कि कहीं भी किसी भी चीज के नहीं करने के पीछे अगर कोई वजह कस्टम है, तो वो भी जो है वो एक एविडेंस के रूप में आएगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे जो है वो सृष्टि ने बोला कि सर आप जो है वो मुझे 500 केजी जो है वो मटन सप्लाई कीजिए, मैंने हाँ बोला। बाद में जो है मैं किसी जो है वो गुरु बाबा इनके संपर्क में आया और उन्होंने बोला कि बच्चा ये सब चीज जो है वो गलत है, सही है, दिस है, मैं इन्फ्लुएंस हुआ और ऐसे केस में जो मैंने बोला मैं आपको अब ये सप्लाई नहीं करूंगा। उससे पहले मैं यही करता था, मैं सप्लाई करता था, लेकिन अब करने से मैंने क्या कर दिया, कहा कि ये जो कस्टम रिचुअल या जो इन्फ्लुएंस था ये भी कहीं ना कहीं इसका क्या माना जाएगा, पार्ट माना जाएगा और वो भी एविडेंस के तौर पे जो है वो रखा जाएगा, यानी कि ये भी रेलिवेंट फैक्ट हुआ। स्टेटमेंट रिलेटिंग टू एक्सप्रेशन, फीलिंग और इंप्रेशन, किसी भी आदमी के साथ किसी दूसरे का फीलिंग, इमोशन, ये भी कहीं ना कहीं किसका पार्ट बनता है, एविडेंस का पार्ट बनता है कि इस फीलिंग के कारण, इस इमोशन के कारण, इस रिलेशन के कारण। यहां पे जो है वो उन सबको मिलाकर के कुछ एग्जाम्पल दिया है जो अभी हमने पढ़ा है इन सब से। Whether rent was paid to A for certain land, a letter from A deceased agent to A saying that he had received the rent on account of A held it order in relevant fact। एक बंदा किसी दूसरे बंदे को जमीन बेचता है, दूसरा बंदा कहता है कि मैं उसका एजेंट हूं और मैं जो है ये पैसे अपने पास रखा हुआ हूं, का ये भी एविडेंस का पार्ट हुआ। मतलब कोई भी चीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसी ट्रांजैक्शन से क्या रहे, जुड़ा हुआ रहे, वो उसका पार्ट हुआ। ए
a person who cannot be found wrote a letter on a certain day. The fact that letter written by him is dated on the day is relevant. एक आदमी जो गुम मिल नहीं रहा है, अब वो नहीं मिल रहा, इसके पीछे खोजा जा रहा है, किसी ने इसको मार दिया, क्या किया, इसके साथ कौन पैसा लिया था। इसी बीच में एक चिट्ठी मिलती है। ये चिट्ठी उस दिन की लिखी हुई है जिस दिन वो गायब हुआ था। कह रहे ये भी उससे जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो नहीं मिल रहा है और जिस दिन की बात है उस दिन तो उसने एक चिट्ठी लिखा है, इसका मतलब उस दिन तो वो जिंदा था। अगर कुछ हुआ तो क्या हुआ है उसके बाद। कहने का मतलब है कि इस लेवल पे भी अगर कोई चीज किसी चीज से क्या है जुड़ा हुआ है, जो हमने आगे देखा, अभी देखा, उन्हीं में से कितना भी इनडायरेक्टली एसोसिएटेड हो, वो सारे चीज अगर उस ट्रांजेक्शन का पार्ट है तो क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। ए क्वेश्चन वेदर A who is dead was the father of B. A statement by A and B was his son is a relevant fact. कह रहे हैं कि क्वेश्चन ये है कि भाई A जो है, जो अब नहीं रहा, क्या वो B का पिता था। कह रहे हैं कि A statement by A statement, यहां A का मतलब A का स्टेटमेंट नहीं, दैट मीन्स स्टेटमेंट गिवन बाय A दैट B was his son इज रेलिवेंट फैक्ट। कभी जो है वो उन्होंने क्या किया था, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहीं पे क्या दिया था, स्टेटमेंट दिया था। और ये नॉर्मली विदेशों में खूब ज्यादा होता है। पिता को नहीं पता पुत्र कौन, पुत्र को नहीं पता पिता कौन, बाद में जो है वो मम्मा आती है, लड़ाइयां होती है, डीएनए टेस्ट होता है। और ये अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट तक के ऊपर, अमेरिका के प्रेसिडेंट पे था, क्या नाम था, हिलरी क्लिंटन, इनकी वाइफ थी, बिल क्लिंटन। अब आप कहेंगे कि सर वाइफ का नाम याद है, बिल क्लिंटन ही भूल गए, क्योंकि उन्हीं का मामला जो है वो केस आया था चीजों को लेकर के। तो उसमें जो है ये इशू आया था और अंत में उन्होंने उस पोजीशन से भी हट गए थे, मतलब प्रेसिडेंट के पोस्ट से। तो डीएनए हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बाद में पता चला कि हाँ ये उनके क्या है, बेटे हैं। कहा गया कि अगर कहीं ऐसे भी कोई स्टेटमेंट दिया, पब्लिकली क्या है, नोन नहीं है, तो दैट स्टेटमेंट शैल ऑल्सो बी कंसिडर एज व्हाट, एविडेंस, रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, अगर कहीं कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस में क्या दिया गया, कोई भी जो है वो आपका जो है वो स्टेटमेंट दिया गया। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई भी जो है वो बुक वगैरह है, कोई भी जो है वो कंपनी का जो है वो रिकॉर्ड वगैरह को लेकर के है, अगर कोई जो है सीबीआई, ईडी, इन्होंने कभी जो है वो उस कंपनी के जो है वो बुक वगैरह को अपने कब्जे में लिया था और उन्होंने कुछ फाइंडिंग देखा था और उन्होंने वो फाइंडिंग बताई थी, अभी मामला कुछ और है, लेकिन अगर उनका कोई भी जो है वो क्या है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कोई क्या था, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि इस कंपनी में इस तरह का चीज जो है वो गड़बड़ है, तो ये चीज किसी दूसरे मामले के लिए क्या हो सकता है, एविडेंस के रूप में यूज हो सकता है। स्टेटमेंट ऑफ फॉल्स इन इशू और रेलिवेंट मेड इन पब्लिश्ड मैप और दिस, अगर मान लीजिए कि सरकार ने कोई नक्शा जारी किया, शहर का मैप जारी किया, या और किसी भी तरह का चीज जो है वो नोटिफिकेशन से आया जिसमें ये चीज लिखा हुआ था कि ये जमीन, इतनी प्रॉपर्टी जो है वो पंचायत की है, ये जो है वो लोगों के जो है कम्युनिटी हॉल के लिए है, ऐसा कोई चीज मैप वगैरह में था और कल के डेट में डिस्प्यूट हो रहा है कि ये जमीन पे किसका हक है। कहा गया कि ये जो स्पेशल सर्कमस्टांस में ये जो दिया गया था वो क्या होगा, यूज किया जाएगा। कभी भी जो है वो कोई जो है वो आपके चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने बोला गांव में आए तो इस गांव में जो है यहाँ एक प्लेग्राउंड बनेगा और ये सरकारी जमीन है, उस जमीन को लेकर के दो लोगों में डिस्प्यूट हो रहा है, तेरा है या मेरा है, कहा जाएगा ये तो ऑलरेडी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में स्टेटमेंट आया हुआ था और वो स्टेटमेंट क्या था, ये जमीन किसकी है, सरकार की है, तो ये तो किसी की जमीन हो ही नहीं सकती। कहा गया कि ऐसे सिचुएशन में जो भी चीज दिए जाएंगे वो क्या माना जाएगा, वो आपका रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। हाउ मच ऑफ ए स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, कहा गया कि कोई भी बात है उसको कितना ज्यादा प्रूव करना है, ये जो है वो इसी पे डिपेंड करेगा कि हमारा एविडेंस किस तरह का होना चाहिए। जज ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन जजमेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस व्हेन रिलेवेंट, कुछ ऐसे भी चीज होते हैं जिसमें एक जज के द्वारा दिया गया फैसला किसी दूसरे मामले में जो है वो किसके तरह यूज होगा, एविडेंस की तरह, यानी रेलिवेंट फैक्ट की तरह क्या होगा, यूज होगा। ओपिनियन ऑफ थर्ड पार्टी, कहा गया कि कब जो है वो थर्ड पार्टी का ओपिनियन जो है वो क्या होगा,
वैलिड होगा और रेलिवेंट होगा। देखिए ये जितने भी चीज हम देख रहे हैं वो कहां से देख रहे हैं, एक बार जरा फिर बैक होइए, ओपिनियन ऑफ थर्ड पार्टी, हम कहां से पहुंचे हैं, हम यहां पे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रेलिवेंट फैक्ट, और उसी में कह रहे हैं ओपिनियन ऑफ व्हाट, थर्ड पर्सन व्हेन व्हाट, रेलिवेंट। इसको बेसिकली देख रहे हैं कि कब कब जो है ये क्या माना जाएगा, रेलिवेंट जो है वो माना जाएगा। तो इसमें ये कह रहे हैं कि इन सिचुएशन में जो भी ये ओपिनियन दे रहे हैं वो क्या माना जाएगा, रेलिवेंट माना जाएगा। कौन कौन सा सिचुएशन है, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, अगर कोई एक्सपर्ट है, जो एक्सपर्ट जो है वो किस चीज को लेकर के, हैंडराइटिंग वगैरह के एक्सपर्ट हैं, लाश के पास से सुसाइड नोट मिला, ये सुसाइड नोट है या नहीं है, इसके लिए क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं किसी और ने लिख करके डाल दिया, कहा गया कि ये तब अगर कोई राइटिंग एक्सपर्ट बोलता है कि नहीं ये उससे मैच करता है या नहीं करता है, दोनों किसका पार्ट हो गया, एविडेंस का पार्ट माना जाएगा। फैक्ट बियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, यानी कि वो चीज जो किसके जो है वो बेसिस पे निकाला गया है, एक्सपर्ट के बेसिस पे जो चीज डिराइव किया गया है। जैसे गोली कितने दूर से चलाई गई, ये गोली जो है वो किस तरह के जो है वो गन से चला है, कहा है कि इस केस में उनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट। अच्छा और चीज, किसी पर्सन की डेथ हुई है, उससे पहले वो अल्कोहल लिया हुआ था या नहीं, और उतने अल्कोहल के बाद कितने दूर तक कोई चल सकता है, कहा ऐसे कोई भी चीज है तो वो क्या होगा, ऐसे ओपिनियन जो थर्ड पार्टी के हैं वो क्या माना जाएगा। कहा कि ओपिनियन एज टू हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर व्हेन रेलिवेंट, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे पर्सन है जो बैंक में आपका अकाउंट है, बैंक के अकाउंटेंट आकर के कहते हैं ये सिग्नेचर तो इन्हीं का है, तो वो क्या माना जाएगा। लेकिन अगर कोई और पार्टी का, क्यों बैंक के बैंकर का क्यों माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने उनके सिग्नेचर को बहुत दिनों तक क्या किया है, देखा है। अगर कोई ऐसे पर्सन है जो आपके नोन टू हैं, तो ऐसे केस में उनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट भी वैलिड होता है। आगे मैं बताता हूं किस केस में, पहचान वगैरह के केस में, शरीर पे कोई पहचान वगैरह। ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ जनरल कस्टम और राइट व्हेन रेलिवेंट, अगर कोई चीज जो है वो क्या है, एक्सपर्ट, लेकिन किससे रिलेटेड, कस्टम से रिलेटेड, कि भाई हिंदू मुस्लिम जिस भी धर्म का रहे, कहा हर धर्म में धर्म गुरु हैं, अगर उन्होंने इस बात को बोला है तो वो किसका पार्ट होगा, रेलिवेंट फैक्ट का। लेकिन बाकियों के अकॉर्डिंग वो रेलिवेंट पार्ट नहीं होगा अगर बाकियों ने बोला है तो। ओपिनियन एज टू यूजेस टेंट व्हेन, टेंट का मतलब होता है शरीर का कोई निशान वगैरह। अगर मान लीजिए कि कोई कहता है कि अरे ये कैसे कर सकता है, ये तो लेफ्टी है, यहां जो है वो राइट हैंड से काम किया गया है, कहा गया कि ये आप बताने वाले कौन, क्योंकि आप उनके साथ हमेशा रहते हैं, तो कहा गया ऐसे केस में आप एक्सपर्ट हो गए। टेंट पहचान का चिन्ह, कहा एक्सपर्ट नहीं है लेकिन जो है वो खास पहचान का चिन्ह, यहां पे मस्सा, यहां पे ये खास तरह का जो है वो टैटू, कहा गया कि अगर आपको इसकी जानकारी है तो ऐसे केस में आप भी किस कैटेगरी में आएंगे, यहां एक्सपर्ट के कैटेगरी में आएंगे। और आपके द्वारा कहा गया आप कोई एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन इस मामले में आप ही क्या हो गए, एक्सपर्ट हुए, और उस चीज को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, आपके जो रेलिवेंट फैक्ट के कैटेगरी में रखा जाएगा। ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलिवेंट, अगर दो लोग रिलेशनशिप यानी एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इस कारण से वो एक दूसरे के बहुत सारी चीजों को जानते हैं, तो वो हमेशा उनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट क्या माना जाएगा, रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। ग्राउंड ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलिवेंट, कहा गया कि कुछ केसेस में, उन सिचुएशन में किसी पर्सन के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट जो उन्होंने देख करके ऑब्जर्व किया था, वो भी क्या माना जाएगा, एक्सपर्ट के ओपिनियन की तरह माना जाएगा। जैसे जिस समय ए बी को कुछ मार रहा था, पीट रहा था या कुछ कर रहा था, उस समय वो वहां मौजूद थे और वो देख करके कह रहे हैं कि जिस तरह से वो हमला कर रहे थे जनरल आदमी नहीं थे, ये कोई ट्रेंड पर्सन हो सकते हैं, या तो आर्म फोर्सेस के हो सकते हैं या मिलिटेंट भी हो सकते हैं। ये उन्होंने ये देख करके किया। तो ऐसे केस में जो उस समय ग्राउंड ओपिनियन होते हैं, यानी जो लोगों ने इस चीज को देखा है, उसको भी किस कैटेगरी में रखा गया है, रेलिवेंट फैक्ट की कैटेगरी में जो है वो रखा गया है। आइए, फैक्ट ऑफ विच एविडेंस कैन नॉट बी गिवन, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन है जिसमें आपके द्वारा दिया गया एविडेंस के रूप में नहीं माना जाएगा और आपको फोर्स नहीं किया जा सकता है
कि आप आकर के एविडेंस देंगे। जैसे हमने कहा ना, समन भेजेंगे, एडमिशन भेजेंगे, तो कुछ ऐसे कम्युनिकेशन है जिसको रखा गया है किस दायरे में, प्रिविलेज कम्युनिकेशन के दायरे में, और वैसे केस में इनके द्वारा दिया गया एविडेंस जो है वो क्या होगा, वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन के दायरे में आएगा, और उस केस में क्या होगा, उस केस में उसे एविडेंस के रूप में नहीं ट्रीट किया जाएगा। जैसे अगर जो है वो डॉक्टर ने को कुछ बताया, आपने वाइफ हस्बैंड के बीच का है, या वकील को कुछ बोलते हैं, सबसे अच्छा तो है वकील जाके कोर्ट में बोल देगा, पता है मेरे पास केस लेकर के आया था और बोला कि मैंने ऐसे ऐसे किया है, मुझे बचा लो। उस चीज को एविडेंस के रूप में नहीं लिया जाता है। तो वो कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, इसका जवाब मिलेगा आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो ध्यान से अब आगे की चीज को सुन लीजिएगा। तो फिलहाल आज की जो है वो सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।